before we quickly start our today's session, I would like to have any volunteers जो जल्दी से recap कर सकें previous module का, ताकि आज के मॉड्यूल का हमें फाउंडेशन वहां से चूंकि मिलना है और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स और ऐसे लिंकेज है जो एकेडमिक्स से हमें मिलने हैं और असेसमेंट तक हमें उनको लेकर जाना है। तो जल्दी से आप लोग एक एक पॉइंट अगर डिस्कस करते हैं, बता दें कि व्हाट वाज देयर इन द प्रीवियस मॉड्यूल, और एज अ स्कूल मैनेजर आपको क्या लगा कि आप एकेडमिक्स के एरिया के अंदर किस तरह से एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं, कीपिंग ऑल दैट स्टफ इन व्यू जो हमने डिस्कस किया, जिसकी आपको एग्जांपल्स दी, जिसको आपको मॉडल्स दिए। तो पहले का सिनेरियो और अभी के सिनेरियो में आपका क्या फर्क है, क्या इम्प्रूवमेंट आई आपके अंदर, क्या आपको लगा? क्योंकि हर बंदा एकेडमिक्स में मास्टर हो, हर बंदा ऑपरेशंस में मास्टर हो, हर बंदा एचआर को एक्सपर्टीज रखता हो या एडमिशंस की स्ट्रैटेजीज में एक्सपर्टीज रखता हो, दैट्स नॉट नेसेसरी। हर चीज की एक नेचुरल एप्टीट्यूड भी होता है आपका, और एक होता है रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम कि हमें सब चीजों का कुछ न कुछ जानना है, एटलीस्ट हमें उसकी एग्जीक्यूशन में, उसकी डेवलपमेंट में, उसकी वैल्यूएशन में जो चीजें हमें हेल्प कर सके। तो क्विकली आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे, आप अगर वर्बल फीडबैक देना चाहते हैं तो भी आप क्विकली बता सकते हैं कि बीइंग अ स्कूल मैनेजर वेयर यू फाइंड योरसेल्व्स standing right now, and how is this position different from the one which you were already having before starting this course? Ji, Harim is saying we started from curriculum, Bloom's taxonomy, then timetable creation. Okay, so the participants who are feasible to write in the chat box, they can write, और जो लोग verbal feedback देना चाहते हैं, verbally share करना चाहते हैं अपने views about last module, कुछ भी उसका recap, उसका feedback और जो भी आप बताना चाहें quickly, ताकि हम अगला module अपना start करें, तो आप raise hand की option को click कर सकते हैं। So both options are there, open for you. Ji, Kamruddin Saab is there. Ji, Kamruddin Saab, please unmute yourself and you may tell us, please. Assalamu alaikum, ma'am, and assalamu alaikum everybody. I hope all are fine. Walaikum assalam. जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम, लास्ट जो हमारा मॉड्यूल था दैट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव एंड क्वाइट कम्प्रिहेंसिव, दैट वाज रिलेटेड टू एकेडमिक प्लानिंग। और एकेडमिक प्लानिंग में हमने ख़ास तौर पे 3 से 4 चीज़ों का बहुत ही कम्प्रिहेंसिव तरीके से उसको हमने डिटेल में पढ़ा, which was period allocation, and then we have talked about teachers workload, and then we have come to know about another important area, and that was teachers timetable, classroom timetable, school timetable and academic calendar. तो इसमें जो all areas जो थे, those were really very handy for every school manager, मगर जो मुझे उसमें बहुत ही अच्छा important area लगा था वो मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, and that was about academic calendar, कि जिस तरह के हम स्कीम ऑफ स्टडीज बनाते हैं या एकेडमिक कैलेंडर बनाते थे, तो उसमें हमारे पास कुछ गैप्स थे, मसलन कि हमने कितने पीरियड एलोकेट करने हैं कौन सा सब्जेक्ट को पूरी टर्म में या पूरे सेमेस्टर में या पूरे साल में, और कितने पीरियड हमने जो है वो स्पोर्ट्स को देने हैं, कितने पीरियड हमने या बाकी भी जो हमारी को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी उनको हमने उसमें जो है मेंशन करना था। तो ये मुझे बहुत ही कम्प्रिहेंसिव लगा था। आपके जो दोनों माशाल्लाह से जो टेम्पलेट्स थे वो मैंने कॉपी भी किए और अपने हेड्स को भी दिखाए, वो भी बड़े से मुतासिर हुए, और उन्होंने बल्कि क्या भी दिया कि आप इन्हीं लाइंस पर जो है हमारे स्कूल का कैलेंडर जो है और हमारे स्कूल की जो एकेडमिक एक्टिविटीज का जो कैलेंडर होगा, खास तौर पर जिसे आप स्कीम ऑफ स्टडीज कहते हैं, उसको कहते हैं जनाब इसी पैटर्न पर डिजाइन किया जाए ताकि आगे में जाकर किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो लिहाजा
I hope every participant in this course will also try out all these things. So this was all about my side, ma'am. Thank you very much. थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस वर्ड्स जी। इंशाल्लाह ताला आपको जितने मॉडल डॉक्यूमेंट्स हमने दिखाए हैं और जितनी चेकलिस्ट्स हैं और ये सारी पॉलिसीज प्रोसीजर्स जितनी चीज़ें अभी फॉर द टाइम बीइंग आई एम एडिंग टू माय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इंशाल्लाह विल बी शेयरिंग ऑल दीज सैंपल्स विद यू एज वेल। ये सब के सब डॉक्यूमेंट्स आपके साथ एज सैंपल आपको शेयर किए जाएंगे ताकि फ्यूचर में जब भी आपको खुद इसके ऊपर काम करना हो तो आपके सामने ये सैंपल्स मौजूद हों। इंशाल्लाह वो कैपेसिटी जो अल्लाह ताला की तरफ से गिवन है हर इंसान के अंदर, उसको सिर्फ हाईलाइट करने की थोड़ा सा ज़रूरत होती है और चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्रीहेंड होना शुरू हो जाती हैं। और व्हेन यू आर इन अ सिस्टम तो आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, आपको कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम पता होने चाहिए कि आप कोई एक्टिविटी अगर ऑपरेट करने जा रहे हैं तो उसके बेसिक्स क्या हैं, उसके प्री रेक्विजिट्स क्या है, उसके स्टेप्स क्या होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है जो चीज आपको रोक सके उस सारे काम को करने से। और इंशाल्लाह ताला ये मॉडल्स आपको उन सारी चीजों में बहुत हेल्प करेंगे आफ्टर कॉम्प्रीहेंडिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। तो थैंक यू सो वेरी मच। ओके जी, इफ वी लुक फॉर योर मैसेजेस, अच्छा जी, Sovia is saying she is feeling much more equipped. Okay, thank God. Okay, Bloom's taxonomy, curriculum discussion, Maheen is saying, Amna is saying thought quality checkpoints. Okay. Okay. It's okay. So just the purpose of now making a quick recap, or just to make you think, where were you standing before the course and where are you right now? This is actually the evaluation, self evaluation. हम खुद अपनी evaluation करते हैं कि हम learning के अंदर अब किस तरह से improve करते जा रहे हैं। जैसे हमने Bloom's taxonomy के levels देखे, हम चीजों को सिर्फ remember ही कर सकते हैं या हम उनको understand भी करने के काबिल हैं। अब क्या हम उन चीजों को जो हमने remember की, हमने understand की, are we in a position to apply all those things? एप्लीकेशन तक आ गई है, हम एनालिसिस कर सकते हैं डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर एकेडमिक्स कैसे मैनेज हो रहे हैं, डिफरेंट स्कूल्स के अंदर असेसमेंट्स कैसे ली जा रही हैं, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर कैसे ली जा रही हैं। तो हम एक एक चीज करते कराते हम जाते हैं फाइनली क्रिएटिंग के लेवल तक। तो ये वो एक जो है जर्नी है जिसमें हम एक अपनी वैल्यूएशन कर रहे होते हैं। Okay, Ji. So moving towards today's module, which is assessment and examination, there are some participants' learning outcomes, which I am expecting, inshallah, that after attending the session, tell what assessment is. They'll be able to define the purpose of assessment, and they'll be able to differentiate between assessment of learning and assessment for learning. They'll be able to name some assessment tools. They'll be able to name the characteristics of a good assessment, identify the importance of assessment policy and framework. So keeping all these important points in view, here we start today's session, and just we see how we are going to achieve all these learning outcomes. So here are two pictures. We are going to have a look. Take your time, go through the pictures, try to comprehend what each of it indicate, and how they are same or how they are different. So your time starts now. You can have exact 1 minute to look at the both pictures, to grasp the idea and to find similarity or difference between the pictures or basically the approaches.
Okay, so your responses are here. Okay, Sobia Mohani has responded. Amna Meher, fine. Okay, so you are relating the both pictures with different types of learnings, or? Okay, so Fatima Iftikhar is saying smart learning and conventional means of learning, conceptual versus rote learning. Hina Javed is saying, okay. Okay, and Sajid Saab wants to share his view about both pictures. Ji Sajid Saab. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Hope you are fine. Alhamdulillah. Hope also you are all fine. Alhamdulillah, I'm good. Ji Sajid Saab. What's मैं your जो viewpoint about both pictures? जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें अगर मैं देखता हूँ कि उसमें बस सिर्फ ये है कि हम जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है, हम एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट को बस प्रिपेयर करते हैं कि वो एग्जाम्स में उसको रिप्रोड्यूस कर दे, और जिस तरह ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का हमने कहा है कि उसकी एप्लीकेशन वगैरह, तो उस पे मतलब उसमें कोई नहीं, बस सिर्फ एग्जाम्स के लिए है कि एग्जाम्स में अगर उन्होंने पास भी किया और वो फॉरगेट, तो हमारे लिए बस वो तसल्ली बख्श है, क्योंकि एग्जाम में तो नंबर ले लिए। और जो दूसरा है वो लर्निंग के ऊपर है कि हम एक्चुअली असेसमेंट के जो बेसिक पर्पस है, ताकि टीचर को खुद पता चले कि उसमें क्या है। फर्स्ट में बस इवैल्यूएशन हुई, ग्रेडिंग की हुई है उसकी, और असेसमेंट तो मेरे ख्याल पर उसकी बेसिक पर्पस ये है कि मुझे पता चले कि स्टूडेंट्स की लर्निंग हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, मुझे अपनी टीचिंग के बारे में पता चले। तो फर्स्ट पिक्चर में एग्जाम्स बेस्ड है और सेकंड में जो वो लर्निंग बेस्ड है। थैंक यू। Thank you so very much, Sajid Saab. It was a detailed description. MashaAllah, all the participants who are responding in the chat box, as well as Sajid Saab, you also, MashaAllah, excellent, excellent. Definitely, you would have gone through a very famous quotation, which is, "Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn." It's a very famous quotation regarding students' perception or students' learning, basically. So in the very first picture, yes, as it's obvious that the child is confused, frustrated, he is not getting the ideas in his mind, he is attempting a test, but he says he is, I guess, recalling what actually happens to him all the time. हर बार जब उसका टेस्ट होता है, हर बार जब उसकी असेसमेंट होती है, तो वो शायद ऐसी ही फ्रेम ऑफ माइंड में होता है, शायद वो ऐसी ही स्टेट के अंदर होता है, और वो शायद हर दफा वो यही सोचता होगा कि आई स्टडी, देन आई टेक अ टेस्ट, आई पास इट। ऐसा नहीं है कि ही फेल्स द टेस्ट, ही स्टडीज, he takes the test and he passes it. Maybe he is very good at remembering. Maybe the test is of remembering level, or maybe he understands the things at that level that he passes it. But what happens later on? I forget what I learned. As soon as he learned the concept through maybe rote learning, through maybe cramming, he forgets it the same at the same speed.
आप कभी एक्सपीरियंस करके देखें, आप कभी बच्चों से पूछ कर देखें, जितनी जल्दी रट्टा लगता है, जितनी जल्दी चीजें रिमेम्बर कर ली जाती हैं, उतनी ही जल्दी वो भूली भी जाती हैं. What happens to students basically, when we put our students at remembering level, we make them cram the things. हम बहुत छोटे बच्चों को quizzes याद करवाते हैं, हम आंसर क्वेश्चंस उनको करवा रहे हैं, क्विजेस करवा रहे हैं. जितनी जल्दी उनको याद होती हैं चीजें, आप थोड़ा सा टाइम इधर से उधर हो जाए, थोड़ा सा डे, 1-2 दिन आप अगर उनको ना रिकॉल करवाएं, रीइंफोर्स करवाएं, दे फॉरगेट एट द सेम स्पीड. तो ये तो हो गई हमारी वो क्रैमिंग की प्रैक्टिस, वो रोट लर्निंग की प्रैक्टिस, जो बच्चा बिना समझे वो समझ के नहीं पढ़ता, वो याद के वो रट्टा लगा लेता है, वो क्रैमिंग कर लेता है, वो रोट लर्निंग के थ्रू करता है. ये तो हमारा वो एक लेवल आ गया. दिस इज द रीजन के द चाइल्ड इज सो फ्रस्ट्रेटेड व्हाइल डूइंग द टेस्ट. Though he is confident कि he'll pass the test, but he knows कि pass भी हो जाएगा, but still he'll forget. वो learning life long नहीं है, वो देर पा learning नहीं है. दूसरी तरफ जो हमारा एक पैटर्न नजर आ रहा है हमें, इसके अंदर ऐसा पता चलता है कि facts are presented to students, information is presented to students, knowledge is given to students in the form of concepts. And when the concepts are given or presented to students, definitely it contains some meaning. Every concept contains some meaning, some meanings, what dimensions उनको clear की जाती हैं. Facts present किए गए in the form of different concepts, उन concepts के meaning समझाए गए, उनका पर्पस समझाया गया बच्चों को, उनका सिनेरियो समझाया गया, उनको शायद रियल लाइफ एग्जांपल्स कोट की गई कि ये फैक्ट ये है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको यूं, इसका ये मीनिंग है और इसको यूं अप्लाई किया जाता है. तो बच्चे ने क्या किया? अप्लाई किया, अप्लाई किया. एंड दिस इज द रीजन कि स्टिल यू कैन सी इन द पिक्चर ही इज अप्लाइंग समथिंग. नॉट नेसेसरी कि हम एप्लीकेशन सारी टेक्नोलॉजी के थ्रू ही करें, but whatever the source of knowledge is there, जिस भी फेज के अंदर हम उस नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं, बट एटलीस्ट क्लैरिटी होती है तो ही एप्लीकेशन होती है. अंडरस्टैंडिंग के बगैर कभी एप्लीकेशन हो ही नहीं सकती. विदाउट understanding the concepts, without understanding the scenario in which you can utilize that particular concept, that particular term, that particular fact, उन सिनेरियो को समझे बगैर आप कभी अप्लाई नहीं कर सकते. तो आपको इन दोनों पिक्चर्स में जो फर्क नजर आए, वो वही फर्क है जो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के गैप्स हैं, जो हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के गैप्स भी आपको दिखे और आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखी. और यही वो चीजें हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से होती हुई हमारी असेसमेंट और एग्जामिनेशन तक जाती हैं. जब हमने टीचिंग के दौरान स्टूडेंट्स की लर्निंग फोकस नहीं की, हमने उनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं की, हमने उनको कॉन्सेप्ट्स के थ्रू नहीं रीड आउट करवाई चीजें, नहीं उनको कॉम्प्रिहेंड करवाया, नहीं यूजेज ऑफ स्टूडेंट्स डोंट फाइंड अ वे कि उन सारे कॉन्सेप्ट्स को, उन सारे फैक्ट्स को वो रियल लाइफ के अंदर यूटिलाइज कैसे करें और वो किस तरह से उस सारी चीज को एग्जामिनेशन में, असेसमेंट्स में और इवन क्लासरूम के अंदर भी किस तरह से वो यूटिलाइज करते हैं. तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन आवर एजुकेशन सिस्टम और इट लीड्स टुवर्ड्स आवर असेसमेंट प्रोसीजर्स और टेक्निक्स एज वेल. यहाँ से बात शुरू करने का मकसद ये था कि हमें ये चीज देखनी है कि हमें क्या हमें स्ट्रैटेजी देखनी जरूरी है कि किस तरह से हम स्टूडेंट्स को डिलीवर क्या करें. व्हेन वी आर इन अ स्कूल, तो टीचर्स की क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या कल्चर हमारे स्कूल ने डेवलप करना है. लर्निंग स्ट्रेंथन होगी तो ही हम हेल्दी असेसमेंट्स की तरफ जा सकते हैं. And I don't mean only the
purpose, assessments for grades purpose. इसका purpose परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ अ स्टूडेंट कि वो कितना लर्न कर रहा है, अब वो किस लेवल के ऊपर, कॉग्निटिव लेवल कौन सा है अभी उसका, और उसको फर्दर अपर लेवल के ऊपर हम किस तरह से लेकर जा सकते हैं. ओके जी, सो मूविंग टूवर्ड्स असेसमेंट. What is the requirement for assessment? क्यों चाहिए हमें असेसमेंट, क्या जरूरत है, what is the purpose of assessment? क्या समझते हैं आप लोग? क्विकली आप लोग जो है चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और बता भी सकते हैं. Why do we need assessments? और what is the purpose of assessments? क्यों असेस करते हैं हम स्टूडेंट्स को? Kamruddin Saab is saying it's for decision making. Okay. Improvement of learning teaching. Okay, fine. Analyze understanding. अच्छा. Understanding analyze करते हैं हम उनकी. Okay. Their achievement, SLOs, of learning. Okay. To motivate students for learning. Right. So there are different purposes. Okay. To check how much a student is learning. Okay. To gauge the performance or cognitive level. टीचिंग SLOs को असेस करने के लिए. ठीक है. ओके. सो एज फार एज असेसमेंट इज कंसर्न्ड, बहुत सारी इसके अंदर हम थ्योरीज अभी डिस्कस करते हैं, बट बेसिकली द प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑल असेसमेंट्स, जितनी भी असेसमेंट्स हैं वो पीरियोडिक हैं या जो है एंड ऑफ टर्म असेसमेंट्स हैं. बेसिक पर्पस ऑफ असेसमेंट इज टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड असेसमेंट प्रोसेस. अभी जैसे हमने पहले भी मैंने कहा कि हमने पिछले मॉड्यूल के अंदर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे काफी बात की. एकेडमिक्स क्यों जरूरी है, टीचर ने लेसन प्लान क्यों बनाना है, टीचर के लिए स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को जानना क्यों जरूरी है कि वो क्या डिलीवर करने जा रही है और स्टूडेंट्स को उसने कहाँ तक डिलीवर करना है. एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स किस लेवल के ऊपर होंगे, वो क्या कर सकते होंगे. तो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को सामने रखते हुए हमने ये डिस्कस किया कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बेस के ऊपर हम असेसमेंट्स को जज करते हैं. एक सारा लिंक है इन दोनों चीजों का. तो इट्स बेसिकली अ प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक टू बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. सो असेसमेंट्स के थ्रू हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को देख रहे होते हैं कि उसका रिजल्ट एज असेसमेंट्स कैसे आता है. जो हमने स्टैंडर्ड्स सेट किए हुए हैं, जो हमारे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, उनको हमने डिलीवर कैसे किया, कॉन्सेप्ट्स को उनको हमने स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट कैसे किया स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के थ्रू. और असेसमेंट्स के अंदर हम ये जज करते हैं कि टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों, टीचर्स को अपनी टीचिंग पेडागोजी का लेवल पता चलता है, हाउ डिड दे डिलीवर थ्रू पर्टिकुलर पेडागोजी और पर्टिकुलर टेक्निक्स, टीचिंग टेक्निक्स और टीचिंग मेथोडोलॉजीज. और स्टूडेंट्स को पता चलता है कि उन्हें किस तरह से डिलीवर किया गया, उन्हें कितना कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने ग्रास्प किया, कितना रिमेंबर किया, अंडरस्टैंड जो है. ये बेसिकली उसका पर्पस यही एक पिक्चर लेना है कि टीचर के एंड की पिक्चर भी क्लियर होती है और कि ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है इसका रिजल्ट है असेसमेंट. कैसा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हुआ क्लासरूम के अंदर, इसकी एक रिफ्लेक्शन हमें असेसमेंट के थ्रू मिलती है, वेदर इट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट और इट इज समेटिव असेसमेंट. अब ये क्या टाइप असेसमेंट कैसे हेल्प आउट करती है टीचर्स को टू गेट दैट रिफ्लेक्शन, दैट पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन अबाउट हिज और हर टीचिंग पेडागोजीज, टेक्निक्स एंड
the things which she or he has delivered to the students, और students ने कितना grasp किया और क्या उनकी performance है, ये सब जानने के लिए उसको पता होना चाहिए। जी कमर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जी। तो अगर हम टीचर्स की बात करते हैं कि असेसमेंट किस तरह से टीचर्स को हेल्प करती है, तो मूविंग टुवर्ड्स इट, फर्स्ट ऑफ ऑल assessment helps teachers to check the knowledge that the students already have, so that teachers know where to start teaching from. जब हम sometimes हम prior assessment लेते हैं, pre assessments लेते हैं, हम नॉलेज चेक करते हैं, प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए असेसमेंट लेते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि स्टूडेंट्स, वेयर आर द स्टूडेंट्स स्टैंडिंग राइट नाउ, and what according to the strategy, according to the planning, where the teachers are supposed to take the students, what is the destination and where right now the students are, तो उस गैप को ब्रिज कैसे करना है, ये स्ट्रैटेजी जानने के लिए असेसमेंट जो है वो काम करती है। जब असेसमेंट ली तो टीचर्स को ये क्लैरिटी हुई कि नॉलेज जो डिलीवर किया गया स्टूडेंट्स को वो किस हद तक ग्रैस्प हुआ, किस हद तक अंडरस्टैंड किया गया, किस हद तक अप्लाई किया गया, और उसको जब हमने असेस करके देखा कि अभी तो काफी गैप्स हैं, तो उन गैप्स से आपको ये समझ आया कि वेयर द टीचर्स टीचिंग पैडागोजी इज अफेक्टेड और इट्स लैकिंग सम एरिया। तो ये एक टीचर को डायरेक्टली एक इवैल्यूएशन, अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन का भी एक मौका देती है स्टूडेंट्स की असेसमेंट। देन इट हेल्प्स टू फाइंड आउट अपनी मेथोडोलॉजी की, अपनी डिलीवरी की, अपनी पेडागोजी की इवैल्यूएशन की थ्रू स्टूडेंट्स असेसमेंट कि कहाँ ग्रे एरियाज थे, majority of students couldn't perform well, or which were the areas where students performed really very well. तो एक तो उसको अपनी टीचिंग की इवैल्यूएशन हो गई असेसमेंट के थ्रू, अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स भी पता चल गई कि कहाँ बहुत अच्छा डिलीवर हुआ और कहाँ कुछ वीकनेसेस रही। इसी तरह से उसको स्टूडेंट्स की भी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता चलती हैं कि स्टूडेंट्स ने कहाँ कैसा परफॉर्म किया, क्या स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स थी और क्या स्टूडेंट्स की असेसमेंट से हमें उस चीज का भी पता चलता है, और ये दोनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं डेफिनेटली। फिर teachers can explore the cause of students' weaknesses and address them through improved teaching methodology and or materials. अब जहां उसने अपनी इवैल्यूएशन कर ली, फिर स्टूडेंट्स को भी असेस करके देख लिया, उनकी परफॉर्मेंस से भी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस पता चल गई, तो अब सबसे ज्यादा फोकस किस चीज के ऊपर होगा कि स्टूडेंट्स की जो वीकनेसेस सामने आई हैं उनको एड्रेस कैसे किया जाना है, और उनको एड्रेस करने के लिए ये देखा जाएगा कि आर द मेजर प्रॉब्लम्स देयर इन स्टूडेंट्स और दे आर रिलेटेड टू टीचिंग मेथोडोलॉजी। समटाइम्स क्या होता है कि टीचर्स ने जो कॉन्सेप्ट्स अपने क्लासरूम में डिलीवर किए या पढ़ाए, उनमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो आपकी मेथोडोलॉजी शायद सूटेबल ना हुई हो, और आप रिजल्ट जब आता है तो आप देखते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा एब्रप्ट रिजल्ट है, मतलब असेसमेंट जो आपने की, इट कुड बी एन ओरल असेसमेंट, इट कुड बी अ रिटन असेसमेंट, कोई भी असेसमेंट की कोई भी फॉर्म हो सकती है जो टीचर ने ली और उसने देखा कि ये तो जो है सर्टेन कॉन्सेप्ट्स आर देयर, तो उसने देखना है कि क्या कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, अगर तो कुछ के साथ है तो मे बी उनका कोई और भी एक्सटर्नल फैक्टर भी उसके अंदर हो सकता है कि दे कुडंट प्रिपेयर वेल और दे कुडंट कॉम्प्रिहेंड वेल और they didn't ask for revising the concept from the teacher, they didn't ask the teacher to reinforce the concept or revise the concept or retell the concept or re-explain the concept, sometimes ये भी हो सकता है, but sometimes वो अपनी teaching pedagogy को भी revisit करेगी। Then the teacher can find out if feedback to students is helpful and effective.
जी, अजान इज देयर, इफ यू जस्ट स्पेयर मी फॉर जस्ट 1 मिनट प्लीज। तो असेसमेंट की जहां हमने बात की कि असेसमेंट्स टीचर्स को हेल्प करती हैं ये जानने के लिए कि वीक एरियाज कहाँ पर है, कहाँ वीकनेसेस मैटर करती है, कहाँ पे वो फॉल कर रही है। इसी तरह से इट हेल्प्स टीचर्स फाइंड आउट ए फीडबैक टू स्टूडेंट्स, विच फीडबैक regarding their weakness, regarding the which are pointed out, क्या वो फीडबैक जो है वो हेल्पफुल और इफेक्टिव है, ये भी आपको फर्दर असेसमेंट से पता चलता है। इसी तरह से प्रोवाइड फीडबैक ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट डेटा, टीचर्स जो है वो असेसमेंट की बेसिस के ऊपर, जो असेसमेंट का डेटा आता है उसी की बेस के ऊपर फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए स्टूडेंट्स को फीडबैक दे सकती हैं। तो ये सारी तो वो चीजें हैं जो टीचर्स को हेल्प करती हैं असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन टीचर्स कैन कंपेयर द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स in one school with the ability of students of a similar grade in other schools। इसका किसी हद तक हमारा लिंक जो है वो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के साथ भी बनता है कि हम किस तरह से जैसे हमारे डिफरेंट स्कूल्स के अंदर डिफरेंट करिकुलम पढ़ाए जा रहे होते हैं, इसी तरह से असेसमेंट के पैटर्न्स भी डिफरेंट होते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स डिफरेंट होते हैं। तो हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर एक कंपैरेटिव एनालिसिस भी अगर पॉसिबल हो तो हम कर सकते हैं। बट इससे हमें ये पता चलता है कि स्टूडेंट्स की, एक स्कूल के स्टूडेंट्स की जो स्कोप है लर्निंग का वो क्या है और दूसरे स्कूल्स के अंदर उसी पैटर्न के ऊपर किस तरह से काम किया जा रहा है, या क्या उनका क्या लर्निंग का स्कोप है। मे बी पर्टिकुलर टॉपिक्स हों, सिमिलर टॉपिक्स के ऊपर, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, वे ऑफ डिलीवरी डिफरेंट हो सकता है, पेडागोजी डिफरेंट यूज की जा सकती होती है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को, लेवल्स को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। हो सकता है एक स्कूल के अंदर जो है लेवल जो है किसी टॉपिक का, किसी कॉन्सेप्ट का जो है वो रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग तक ही हो, मगर दूसरा स्कूल जो है वो उसको शायद एप्लीकेशन तक लेकर जा रहा हो। कहीं पे सिर्फ बात आइडेंटिफिकेशन पे खत्म हो जाए और कहीं अप्लाई, एप्लीकेशन, यूज, मेक, डेवलप इस लेवल तक जा रही हो। तो ये चीजें भी हमें हेल्प करती हैं देखने के लिए कि जिस तरह हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं कि ये वाला स्कूल कैसे अपनी असेसमेंट्स ले रहा है, ये वाला स्कूल जो है वो किस तरह से कर रहा है, ये कौन सा करिकुलम पढ़ा रहे हैं। देखिए करिकुलम कोई भी पढ़ा रहे हो, एट पर्टिकुलर ग्रेड्स, एट पर्टिकुलर स्टेजेस हमारे कॉन्सेप्ट्स में बहुत सारी यूनिफॉर्मिटी होती है, लैंग्वेजेस हो या साइंसेस हो या मैथमेटिक्स हो, ग्रेड लेवल्स के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ बहुत सारी यूनिफॉर्मिटीज पाई जाती हैं। तो अभी एक वर्किंग है कि सिंगल नेशनल करिकुलम इज मेंट फॉर अलाइनमेंट ऑफ द स्कोप, लेकिन अगर ये नहीं भी है तो भी जो प्रीवियस प्रैक्टिस भी चल रही थी करिकुलम की, जो भी हर स्कूल का अपना करिकुलम था, उसके अंदर भी असेसमेंट के पैटर्न्स को हम जरूर देखा करते हैं कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा है पर्टिकुलर स्कूल्स का, कंपैरेटिव एनालिसिस हम लोग किया करते हैं, और इसी तरह से हम असेसमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि किस तरह से कौन सा स्कूल किस तरह असेसमेंट्स को लेकर चल रहा होता है। तो टीचर्स के लिए तो इसके अंदर ये सारे बेनिफिट्स जो है वो निकलते हैं कि असेसमेंट्स क्या हैं। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं असेसमेंट रिलेटेड फैक्टर्स की, जब हम असेसमेंट्स की बात करते हैं तो ऐसे क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं असेसमेंट के साथ, कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। हमें करिकुलम, हमें असेसमेंट डेवलप करनी है सपोज, तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिनको हमें सामने रखना है इन आवर कंसिडरेशन, हमें क्या ऐसी चीजें रखने की जरूरत है कि असेसमेंट्स while developing assessments or before developing assessments, अभी हम सिर्फ प्लान कर रहे हैं कि असेसमेंट्स एक इम्पॉर्टेंट एरिया है स्कूल के अंदर, किस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या एरियाज होंगे, क्या उसके फैक्टर्स होंगे। जैसे हम एकेडमिक प्लानिंग करते हैं, इस तरह से असेसमेंट की प्लानिंग, हम क्या प्लानिंग में क्या चीज प्लान करते हैं, हम सबसे पहले हम इनिशियली क्या प्लान करते हैं, हमें क्या देखना है कि हमारी असेसमेंट्स की जो इनिशियल फैक्टर्स, इन असेसमेंट रिलेटेड फैक्टर्स हमारे स्कूल में है वो क्या है। तो इससे अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि व्हाट करिकुलम एरिया इज सपोज्ड टू बी असेस्ड। ठीक है, हम कौन सा करिकुलम लेकर चल रहे हैं और उसके किन एरियाज को हमें असेस करना है। सपोज लैंग्वेज का करिकुलम है, 4 or 5 competencies are given over there,
तो initially we determine are we going to assess all competencies all time, or a few competencies one time for assessment, then the rest of the competencies for examination. तो curriculum mapping, concept mapping, ये सारी चीज हमें देखना है कि क्या assess करना है हमें, which are the areas, कौन से learning areas, कौन से topics, कौन से concepts, इसको हम subject wise देख रहे होंगे. अच्छा जी, इसके बाद हम ये देखते हैं at which grade or grades or stage or stages of education to assess. अब जो एक assessment का concept है, खा वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है या वो समेटिव असेसमेंट है या वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, हम जो दो असेसमेंट्स मेनली करते हैं फॉर्मेटिव और समेटिव, हमें ये भी देखना है कि एट विच ग्रेड्स वी आर गोइंग टू असेस द स्टूडेंट्स. हम किस ग्रेड्स पे कौन सी असेसमेंट्स जो है वो करने जाएंगे. दीज आर एक्चुअली द फैक्टर्स विच आर प्री प्लान्ड. ये वो इनिशियल फैक्टर्स हैं जो प्लानिंग का फेज होते हैं और प्लानिंग की हमें फाउंडेशन देते हैं. फिर हमने ये देखना है कि हाउ ऑफन टू असेस, कितने टाइम असेस करना है हमें अपने स्टूडेंट्स को इन अ सेशन, हाउ मेनी असेसमेंट्स और एग्जामिनेशन वी आर गोइंग टू कंडक्ट. अब जिस तरह से हमने एकेडमिक प्लानिंग के अंदर डिस्कस किया था कि हमें ये डिटरमिन करना है कि हाउ मेनी टर्म्स वी आर गोइंग टू हैव इन वन एकेडमिक ईयर और एकेडमिक सेशन, और उन टर्म्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या डिलीवर करेंगे, क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे, क्या सीक्वेंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स होगा, किस तरह से डिलीवर होगा. इसी तरह से असेसमेंट्स को भी हम डिटरमिन करते हैं, प्री डिटरमिन करते हैं कि कौन से एरियाज असेस करेंगे, किन ग्रेड्स को मे बी हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, प्री प्राइमरी, प्राइमरी एंड देन जो सेकेंडरी है, तो उनके भी ग्रेड्स के अंदर हम कहाँ कितना असेस कर रहे होंगे, कितने बार असेसमेंट्स होंगे, कितने एग्जामिनेशन होंगे इन वन ईयर. उसके बाद जो हमारा पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, स्कूल मैनेजमेंट के जो लोग हैं, असेसमेंट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, क्या उन लोगों ने ये सारी चीजें डिस्क्राइब की हैं? Are there some documents, are there some policies, some procedures जो ये सारी चीजें बताएं कि ये सब कुछ कहाँ डिटरमिन होगा और ये डिस्क्राइब किया जाए, उनके बकायदा SOPs दिए जाएं, फ्लो चार्ट्स बना के दिए जाएं कि ये सारी चीजें किस तरह से प्रैक्टिकली होंगी. करिकुलम क्या होगा, क्या डोमेन्स असेस होंगी, प्रोपोर्शन कितना होगा, कितने अटेनमेंट्स टारगेट्स जो है स्टूडेंट्स के क्या होंगे, हम उनको कहाँ किस लेवल तक लेकर जा रहे होंगे. सपोज हम असेसमेंट ले रहे हैं, फर्स्ट टर्म असेसमेंट में स्टूडेंट्स का लेवल ऑफ अचीवमेंट क्या होगा, जब वो मिड ईयर एग्जाम तक जाएंगे तो उनका प्रोफिशिएंसी लेवल कहाँ तक, उनके टारगेट्स जो है उसके अकॉर्डिंग उनको कितना असेस कर रहे होंगे. आफ्टर दैट अगर सेकेंड टर्म स्टार्ट होती है, उसमें हम कोई असेसमेंट लेते हैं तो हमारे अटेनमेंट टारगेट्स क्या होंगे, और स्पेसिफिक लेवल्स ऑफ प्रोफिशिएंसी जो हमें चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए और एनहांस करने के लिए स्टूडेंट्स के अंदर, वो लेवल्स पर्टिकुलरली क्या होंगे. तो ये वो सारी चीजें हैं जो प्री डिटरमिन्ड होनी बहुत जरूरी है. हाउ एंड टू whom should the findings of an assessment be communicated? Very important. आपने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली, आपने डिलीवर कर दिया, आपने असेसमेंट ले ली, कौन वो लोग हैं जिनको ये असेसमेंट की फाइंडिंग्स बताना बहुत जरूरी है, इन हाउस भी और मतलब तमाम स्टेक होल्डर्स के हवाले से अगर हम इसमें देखें तो ये एक बच्चे की जो असेसमेंट की फाइंडिंग्स हैं वो किस के साथ शेयर होनी जरूरी है. हाँ, वो स्कूल की हिसाब से हम अगर बात करें कि स्कूल के अंदर जो असेसमेंट डिपार्टमेंट है उसमें जो है वो लोग कहाँ किस से क्या क्या चीज शेयर कर रहे होंगे, मैनेजरियल लेवल पे ये चीजें कहाँ शेयर हो रही होंगी, टीचर लेवल पे टीचर कहाँ शेयर कर रहा होगा, पेरेंट्स को कहाँ शेयर होंगी, कैसे शेयर होंगी, कौन होगा जिसको ये चीजें कम्युनिकेट की जाएंगी, ये चीजें जानना भी बहुत जरूरी है. पेरेंट्स को हम जरूर बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे. हमारे
इंटरनल वर्किंग के अंदर भी हमारे जो लोग हैं जिनको ये चीजें पता होनी चाहिए, टीचर को पता होना चाहिए बच्चे असेस हो रहे हैं तो कहाँ वो स्टैंड कर रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या उनकी वीकनेसेस हैं, डिपार्टमेंट वाइज भी पता होना चाहिए। ओवरऑल जब मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, असेसमेंट डिपार्टमेंट के लोगों को भी पता होना चाहिए कि कहाँ पे गैप्स आ रहे हैं, क्या वो कॉन्सेप्ट्स के कोई सिलेक्शन के प्रॉब्लम्स हैं जो हमने करिकुलम प्लानिंग में सिलेक्शन की थी कॉन्सेप्ट्स की, क्या उनके सीक्वेंस के कोई प्रॉब्लम्स हैं, क्या ड्यूरेशन का कोई मसला है, या टीचर की डिलीवरी का कोई प्रॉब्लम है, या हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, क्या उनके कोई मसाइल हैं। अगर ये वीकनेसेस आ रही हैं, अगर ये चीजें ठीक नहीं हो रही हैं या फाइंडिंग्स कुछ अलार्मिंग है, तो उसके पीछे तमाम लोगों को जो है ये चीजें देखने की जरूरत होगी, और ये उन सब के साथ अगर कम्युनिकेट होगा, एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में बैठ के इन चीजों को इवैल्यूएट किया जाएगा, तो ही किसी नतीजे पे पहुंचा जाएगा। ठीक है जी, तो ये असेसमेंट रिलेटेड फैक्टर्स जो है ये तमाम प्री प्लानिंग है जो आप असेसमेंट से बहुत पहले कर लेते हैं। ओके, चीजें हमने प्लान भी कर ली, क्या करनी है, कैसे करनी है। अब हमारे स्कूल मैनेजर को ये तो पता हो, वो स्कूल जिस स्कूल में वो है वहां पे चीजें प्लान नहीं हुई हुई थी, उसने फैक्टर्स को रिकॉल किया कि ये फैक्टर्स जो है ये मैटर करते हैं। कौन सा करिकुलम पढ़ा रहे हैं, कैसे एवेल्युएट होगा, किन एरियाज को इवेल्युएट करना है, किन किन चेक पॉइंट्स पे हमने इवेल्युएशन करनी है, कितनी असेसमेंट्स लेंगे, कितने एग्जाम लेंगे। अब ये सारी चीजें तो स्कूल मैनेजर ने अप्लाई करवा दी कि ये कुछ होना बहुत जरूरी है। अब उसको ये भी तो पता हो कि कितनी असेसमेंट्स लेनी है, का मतलब है कि टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स होंगी। तो क्या वो टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स हैं जिनको हम एक एकेडमिक ईयर के अंदर कंडक्ट करते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स जो हम कैजुअली अपने स्कूल्स के अंदर स्टूडेंट्स की हम जो असेसमेंट्स ले रहे होते हैं, वो कितनी टाइप्स की होती हैं यूजुअली, और व्हाट आर देयर नेम्स? मैं काफी बार अभी तक जिक्र कर दिया फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स? आर दीज द टाइप्स ऑफ असेसमेंट? इफ सो तो काइंडली बताइए कि वो क्या असेसमेंट्स, कैसे हैं, क्या असेसमेंट्स होती हैं। अच्छा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक एंड प्लेसमेंट। ओके फाइन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है जी। I hope everybody is involved there. I hope I am able to clarify the concepts. बोर तो नहीं हो रही है मैं आप लोगों से फीडबैक और ये चीजें इसीलिए साथ कर appreciate, really I would appreciate the volunteer who will let me know verbally कि क्या types of assessments होती हैं जी। Quickly raise your hands, mashallah, very good. जी सबा जावेद। अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम पार्टिसिपेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और मैम जो बेसिक जो टू टाइप्स हैं वो फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट्स है। फॉर्मेटिव असेसमेंट हम क्लास में भी टेस्ट ले रहे होते हैं, फिर हमारे मिड टर्म होते हैं, फिर हमारे टर्म टेस्ट होते हैं। और समेटिव असेसमेंट जैसे कोई सालाना एनुअल सिस्टम है तो उसमें हम आखिर में जो एग्जाम सालाना एग्जाम ले रहे होते हैं, या एंड ऑफ टर्म जो हमारी असेसमेंट होती है। इसी तरह मिड टर्म एक ये पॉइंट मैं बताना चाहूँगी, आप भी मेरी तस्दीक कीजिएगा कि मिड टर्म असेसमेंट को हम जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं, ताकि और एंड ऑफ द टर्म असेसमेंट जो है हमारी वो हमारी असेसमेंट समेटिव असेसमेंट में आती है। ठीक है मैम? ओके, अभी हम इसके ऊपर बिल्कुल डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच सबा जावेद, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ओके जी, सो मूविंग टूवर्ड्स टाइप्स ऑफ असेसमेंट, ज़्यादा सारा जिक्र कर लिया कि हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट
होती हैं जिनको पीरियोडिक असेसमेंट्स भी कहा जाता है, और एंड ऑफ टर्म असेसमेंट होती है जिसको समेटिव असेसमेंट भी कहा जाता है। सबसे पहले तो बात ये है कि टू टाइप्स मेजर जो हमारी टू टाइप्स हमारी यूज होती हैं। यस, डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी एट टाइम्स हमें यूज करनी पड़ती है, बट जो पर्टिकुलरली और कैजुअली हमारे सिस्टम्स के अंदर यूज होता है सबसे ज्यादा असेसमेंट का निज़ाम, वो यही दो चीजें हैं, एक हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट है और एक हमारी समेटिव असेसमेंट है। अब आप इनके नामों पे गौर अगर करें तो दिस इज फॉर्मेटिव, मींस इसमें फॉर्मेशन हो रही है, और ये समेटिव है जिसके अंदर हम चीजों को सम अप कर रहे हैं। आप अगर इन दोनों चीजों का ये मीनिंग समझ जाएं, क्लियर कर लें, तो आपको बहुत आसानी होगी। इस चीज को भी नहीं आपको देखना पड़ेगा कि ये पीरियोडिक है, मींस इन डिफरेंट पीरियड्स हम इसको लेते हैं, पीरियड ऑफ टाइम होता है इसके लिए, बट ये एंड ऑफ टर्म होती है। ये तो बहुत ही क्लियर डिस्क्रिप्शन है कि ये पीरियोडिक होती है, बाय द पैसेज ऑफ टाइम हम बीच बीच में ये असेसमेंट ले रहे होते हैं, बट ये एंड ऑफ टर्म होती है। एक टर्म की एंड के ऊपर हम सपोज मिड ईयर एग्जाम ले लेते हैं और दूसरी टर्म के एंड के ऊपर हम फाइनल एग्जामिनेशन ले लेते हैं। तो ये फॉर्मेटिव है जिसके अंदर फॉर्मेशन हो रही है। अभी हमने बहुत ज्यादा जिक्र किया कि हम असेसमेंट के थ्रू फीडबैक देते हैं स्टूडेंट्स को। हम बहुत ज्यादा ये करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को फीडबैक देते हैं फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। स्टूडेंट्स की कुछ वीकनेसेस रह गई हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ उसकी हम फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस फॉर्मेशन के अंदर जहां कोई वीकनेसेस रह जाएंगी उनके लिए हम उसको फीडबैक देंगे, हम उसको स्ट्रैटेजी बताएंगे कि यूं इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। बट यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ तो हम सम अप कर रहे हैं, तो यहाँ तो वी हैव नो चांस कि हम बच्चों को फर्दर इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जा सकें। तो ये समेटिव असेसमेंट होती है विच इज एंड ऑफ टर्म एग्जाम। तो इसको हम असेसमेंट्स लेते हैं बेसिकली, और ये असेसमेंट की जो टाइप है बेसिकली हमने इसी को एग्जामिनेशन का नाम दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये असेसमेंट इज इन्वॉल्व्ड विद फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, जबकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स का सम अप है, ये सॉर्ट ऑफ एग्जाम इवैल्यूएशन है जिसमें हम इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। इसके अंदर फॉर्मेशन चल रही है, फीडबैक दिए जा रहे हैं, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अभी नहीं हुआ नेक्स्ट टेस्ट में हो जाएगा, नेक्स्ट टेस्ट में नहीं हुआ उससे नेक्स्ट में हो जाएगा, असेसमेंट लेंगे उसमें हो जाएगा, मंथली टेस्ट में हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मेशन चल रही है बच्चे की, जबकि ये फॉर्मेशन कर करके हम उसको फिर एग्जाम तक लेकर जाते हैं, जो हमारा एंड ऑफ टर्म एग्जाम होता है वहां तक हम उसको लेकर जाते हैं, और दैट इज बेसिकली आवर समेटिव असेसमेंट। ठीक है, इसको फर्दर हम में और समझ लेते हैं इसको कि जो हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। जैसे मैंने कहा क्लास टेस्ट आपके हो रहे हैं, आप ओरल असेसमेंट बच्चों की करते हैं, आप ओरल असेसमेंट के साथ आपने कुछ रिटन असेसमेंट ले लिया, आपने बच्चों से क्विजेज ले लिए, आपने उनसे कोई एमसीक्यूज करवा लिए, आपने उनसे छोटे छोटे से टेस्ट कोई क्लास के अंदर ले लिए, फिर आप उनको किसी मंथली टेस्ट में भी ले जाते हैं, आप उनसे कोई जो है फोर्टनाइटली टेस्ट ले लेते हैं। अब देखिए इम्प्रूवमेंट तो आपकी चल रही है ना, एक आपने टेस्ट लिया उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स नजर आई, आपने कहा रीटेस्ट होगा, ठीक है जी, नेक्स्ट वीक आपने रीटेस्ट ले लिया या वेरी नेक्स्ट डे आपने रीटेस्ट ले लिया, फिर आप ओरल करवा रहे हैं, कोई असाइनमेंट असाइन करके, कोई प्रोजेक्ट असाइन करके आप बच्चों की असेसमेंट कर रहे हैं, तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। ऐसा प्रोसेस, ऐसी असेसमेंट जिसके ऊपर आप बच्चों को फीडबैक देते जाते हैं, स्टूडेंट्स को आप फीडबैक देते जाते हैं फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। एक आपने प्रोजेक्ट दिया, बच्चों ने कर लिया उसको विद इन द टाइमलाइन, उसको आपने जो क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंग उसको असेस किया, एंड यू गिव द फीडबैक, दीज आर द सेलिएंट फीचर्स, दैट्स वेरी गुड, बट these are the areas for further improvement। तो उसको आप जब नेक्स्ट ऐसा कोई टास्क असाइन करते हैं, कोई असाइनमेंट देते हैं, कोई प्रोजेक्ट देते हैं, तो क्या होता है कि फिर वो वही जो फीडबैक आपका होता है उसको सामने रखते हुए बच्चा उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आता है। तो it is an ongoing process throughout the academic session and is generally done through quizzes, class tests, presentations, assignments, group discussions, sort of things। तो ये
हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट है जिसमें हम फॉर्मेशन कर रहे हैं बच्चों की, और इसके अंदर हम फीडबैक के थ्रू उनकी इम्प्रूवमेंट लेकर आते जाते हैं। ये पीरियोडिक होता है, ये आप डेली ले रहे हैं, ये आप आफ्टर एवरी 2 days ले रहे हैं, आप अपने फोर्टनाइटली ले रहे हैं, आप वीकली ले रहे हैं, मंथली प्लानिंग होती है उसके हिसाब से हमारी फॉर्मेट। हाँ जी जी बिल्कुल ठीक है। हमें ग्रे एरियाज को देखकर और उसके ऊपर फीडबैक, और इवन जो हमारे स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं उनको भी हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह से हमारा असेसमेंट स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होता है, टीचर्स को भी वो हेल्प करता है कि किस तरह से वो अपनी किसी एक स्ट्रैटेजी से अगर उसको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो वो अपनी उन टेक्निक्स को, उन टीचिंग स्ट्रैटेजीज को वो ज्यादा स्ट्रेंथन करके और ज्यादा रिपीट करके ज्यादा रिजल्ट्स लेने के लिए वो उसको अप्लाई करती जाती है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अगली इस बात के ऊपर कि पीरियोडिक असेसमेंट जो होती है, इट एनकरेजेस द स्टूडेंट्स टू डू मोर रिवीजन वर्क। देखें उसको जब स्टूडेंट्स को अपने ग्रे एरियाज का पता चल गया, अपनी वीकनेसेस का पता चल गया, टीचर ने फीडबैक दे दिया, टीचर ने इम्प्रूवमेंट के लिए स्ट्रैटेजीज दे दी, टिप्स बता दी, तो स्टूडेंट्स बिकम मोर कॉन्शियस। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि स्टूडेंट्स कितने कॉन्शियस होते हैं। एक टेस्ट के अंदर अगर उनको चीजें क्लियर नहीं हुई और टीचर ने उसको समझाया कि ये ऐसे था, इसका ये स्टेप यहाँ मिसिंग था, दिस वाज द रीजन कि ये आपका ठीक नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम व्हाट यू कैन डू, यू कैन इम्प्रूव दिस एरिया। यहाँ आपके स्टेप्स ठीक नहीं थे, मैथ्स में आपके ये स्टेप्स ठीक नहीं थे, यहाँ आपके स्पेलिंग का मसला था, यहाँ आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर का कोई मसला था, यहाँ आपकी वोकैबुलरी अफेक्टेड थी। तो जब वो फीडबैक और एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट टीचर ने बता दिए तो स्टूडेंट्स बिकम कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि नेक्स्ट जो है जब टेस्ट उसका होगा, जब नेक्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट होगी, तो वो उन एरियाज के अंदर एक्सेल करने की कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा कि वो उन अपनी टिप्स को सामने रखे जो टीचर्स ने उसको लास्ट टाइम दी थी। अच्छा जी, फॉर्मेटिव असेसमेंट की जहां तक बात है तो इट हेल्प्स द टीचर्स टू असेस स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड लर्निंग इन रिलेशन टू कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, जो हमने स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स डिटरमिन किए हुए, और द थिंग के हाउ टू इम्प्रूव हिज और हर ओन टीचिंग अकॉर्डिंगली। ये हम इसके ऊपर काफी बात कर, स्ट्रैटेजीज, यस, in the light of the performance shown by teacher। हमने पहले डिस्कस किया है इस चीज को कि स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस जो है ये एक इंटर डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, और ये it goes actually the teaching or the learning, the two processes go hand in hand. Teacher must provide constructive feedback to the students on a regular basis. This is very assessment. Even that teachers can give very constructive feedback to the students how the concepts could be more clear. अच्छा जी, अब आ जाते हैं एंड ऑफ टर्म असेसमेंट की तरफ, जो हमने डिस्कस किया कि मे बी हमने जब प्लानिंग की होगी, अब एक स्कूल मैनेजर स्कूल में प्लानिंग देखेगा कि इनिशियली जो फैक्टर्स डिजाइन होने थे बिफोर दिस प्रोसेस वो क्या थे, कितनी दफा असेसमेंट होनी है स्कूल में, कौन सा सेशन फॉलो हो रहा है, कितनी टर्म्स होंगी एकेडमिक ईयर के अंदर, कितनी असेसमेंट्स होंगे, कितने एग्जाम होंगे, ये सारी चीजें वो उन डॉक्यूमेंट्स के साथ, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के साथ वो देखेगा, इवैल्यूएट करेगा कि क्या वाकई ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स है या वाकई ये चीजें अप्लाई भी हो रही हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम बहुत अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्स बना के उनको बाइंड करवा के उनकी फोल्डर्स बना के हम डेकोरेट तो अपने अपने शेल्फ में बहुत अच्छा स्कूल हेड्स कर लेते होते हैं, बट अप्लाई टाइम्स ये रियलिटी बिल्कुल उससे डिफरेंट होती है। तो एक स्कूल मैनेजर का काम ये है कि उसने सिर्फ इस चीज से इम्प्रेस नहीं हो जाना कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी है, उसने ये देखना है कि ऑन ग्राउंड रियलिटीज क्या है,
are all these things practically being applied, or just policies or procedures का part है? तो end of term exam या summative assessment से हमने कुछ sum up कर रहे हो, असेस हो रही होती है, यहाँ पे चीजें इवैल्यूएट हो रही होती है बेसिकली। Or the purpose of summative assessment is to know how much learning has taken place at some terminal point in time. देखें, I refer summative assessment to academic management के अंदर कि benchmarks are the developmental levels. ठीक है, हम कितना कहाँ तक पहुंच गए? ऐसे ही होता है ना, जहां कुछ चेक पॉइंट्स हमारे किसी पॉइंट्स और इंटरवल्स ऑन आवर वे, तो हम रुक के वहां देखते हैं, उस पर्टिकुलर चेक पॉइंट पे हम स्टॉप करते हैं और हम देखते हैं कि हमने कितना सफर तय कर लिया है। तो इसी तरह से इसके अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि किस तरह से कितना अचीवमेंट हो चुका है, लर्निंग का कौन सा लेवल जो है वो अचीव हो चुका है, कहां तक स्टूडेंट्स जो है वो पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो बहुत क्लोजली हम इसको लिंक करते हैं समेटिव असेसमेंट को विद आवर बेंचमार्क्स, कि बेंचमार्क्स की तरह ये भी हमारे टर्मिनल पॉइंट्स हैं, ये चेक पॉइंट्स होते हैं जहां पे हमें बच्चों की लर्निंग का इवैल्यूएशन करना होता है। फाइनल एग्जामिनेशन, इट कुड बी एंड ऑफ टर्म एग्जाम, किसी भी टर्म के एंड पे आप ये एग्जाम ले सकते हैं। अगर आपकी 2 टर्म्स हैं तो आपका ये मिड ईयर हो सकता है, अगर ऐसा है तो वो एंड ऑफ टर्म एग्जाम आपका 1 टर्म के बाद आप मिड ईयर एग्जाम ले लेते हैं। अगर आपकी 3 टर्म्स है तो सेकंड टर्म के एंड के ऊपर भी आप इसी तरह का कुछ एग्जाम ले सकते हैं, और फिर थर्ड टर्म के एंड के ऊपर आपका फाइनल एग्जाम होता है। जहां 2 टर्म्स होती हैं वहां 2 ही किस्म के एग्जाम होते हैं, एक एंड ऑफ टर्म यानी कि मिड ईयर या मिड टर्म एग्जाम, और एक फाइनल एग्जामिनेशन। तो हम फॉर्मेटिव असेसमेंट को असेसमेंट कहते हैं, और समेटिव असेसमेंट को बेसिकली वी कॉल इट एग्जामिनेशन, because here we stop and evaluate the performance of students कि कितनी लर्निंग हो गई है, where are they standing right now. periodic assessment को हमने खासा डिस्कस कर लिया है, इसको भी हम रहने देते हैं। मुझे ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव क्लियर। बीइंग अ स्कूल मैनेजर हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने एसएलओज डिफाइन किए हुए हैं, हमारा लर्निंग आउटकम क्या है, हम कहाँ बच्चों को देखना चाह रहे हैं। ये सिर्फ हमने डिलीवर करते हुए नहीं सोचना, हमें उनको असेस करते हुए भी देखना है। तो is this clear, or anybody who needs more clarification or more clarity? Okay, quickly yeah, thank you. Okay, Atira, Irsa. Okay, what about rest of the participants? Okay, Sanobar, thank you. Asya. Okay, good. Mahin, okay, good. Okay, ठीक हो गया, good. So in the beginning of session when I shared my participants learning outcomes, मैंने 2 terms की बहुत बात की थी कि इंशाल्लाह we'll be able to differentiate between these 2 terms. ये 2 ऐसी terms हैं जिसको हम use तो बहुत करते हैं, लेकिन हम इसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, या मैंने कई लोगों को देखा है वो इसको ठीक सिनेरियो में यूज भी नहीं कर रहे होते। तो हमारे स्कूल मैनेजर को ये यकीनन पता होना चाहिए कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है और असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है, और ये क्यों की जाती है, ये क्या है, इसके क्या नाम है, क्या ये कोई नई टर्म्स है,
or have we already discussed some terms relevant to it? कौन मुझे क्विकली बताएगा, किसी का मुझे हैंड रेज की ऑप्शन से कोई मुझे पता चले, कोई वॉलंटियर जो मुझे जल्दी से बताए कि have we already discussed these two terms or these are the new ones, or if the new ones ये क्या है? अब मुझे कोई ऐसा कोई participants today, Shakirullah Saab is there, mashallah. Sir, I hope you are fine. I would like to have you here. If you please unmute yourself and please share your feedback. कि अभी तक जितना हमने डिस्कस किया, क्या वो चीजें क्लियर हैं या उनमें कोई एम्बिग्युटी है, और फर्दर के स्टूडेंट लर्निंग हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग की अगर बात करते हैं तो ये क्या होती हैं ये चीजें, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? जी आज जितने भी टॉपिक पढ़ाई की है सारे मेरे लिए क्लियर है, मुझे समझ आएगी है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लियर है मेरे लिए, कोई मसला नहीं रह गया। Okay, thank you very much, sir. Irsa, I look at your name very carefully. कि मैं दोबारा इसरा तो नहीं कह रही हूँ आपको। जी इरसा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी इरसा, प्लीज। जी इरसा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ माय डियर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम जी इरसा, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इरसा। Thank you so much for looking at my carefully. Okay, assessment for learning is basically done at the beginning of the term, after the end of any terminal point. Okay, and assessment of learning is done at the end of the term. It means assessment for learning is the part of formative assessment, and assessment of learning is a part of summative assessment. Thank you so very much. Thank you so very much. Okay, Sajid साहब। जी साजिद साहब। असेसमेंट फॉर लर्निंग ये है कि एक तो हम ये जाने कि स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना चाहिए, वो ऑलरेडी उनकी जहन में क्या है, क्या नॉलेज है और हमें मजीद क्या पढ़ाना चाहिए। और ये हमारी रिफ्लेक्शन होती है पढ़ाने की, कि हम रिफ्लेक्ट करें कि ये जो लेसन मैंने पढ़ा है ये स्टूडेंट को समझ आ गया है, नहीं आया है, मुझे अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करनी चाहिए या क्या इम्प्रूवमेंट ले आनी चाहिए, मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए अपनी स्ट्रेटजीज को या नहीं। स्टूडेंट्स की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है इस लेसन के बारे में उसको पता चले और उसको क्लेरिफाई करे। और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है और इसके मतलब आपको एक्शन भी जल्दी लेना होता है और ये कंटिन्यू होता है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है कि जो लर्निंग हो चुकी है उसकी हम असेसमेंट करें कि हम एग्जाम्स जो है या कोई टेस्ट वगैरह वो ले ले और इसकी जो है कि हम जो लर्निंग वो करिकुलम के मुताबिक है या नहीं है, ग्रेड लेवल क्या है उसकी असेसमेंट करो, उसकी फिर ग्रेडिंग करो। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल ठीक हो गया जी। सनोवर, आई वांट टू हियर समथिंग फ्रॉम यू एज वेल। अस्सलाम वालेकुम। मैम सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप जो पूछ रही हैं ना, आई होप सो मेरे ख्याल में वो वही है जो आप अभी थोड़ी देर पहले हमें गाइड कर रही थी, समझा रही थी, और आपने माशाल्लाह पहले बहुत अच्छी तरह क्लियर किया और फिर आपने टर्म से आप इंट्रोड्यूस करवा दिए। दिस रियली नाइस। अब पता है क्या, इस तरह से एक इंप्रेशन अब जहन में बैठा है, बिलीव करें कि मैं लाइफ में शायद कभी इसको मिक्स नहीं करूंगी और मुझसे मिस्टेक नहीं होगी। हालांकि जब मैं इसको पॉलिसी में मैं रिटर्न में जब मैं पढ़ रही होती थी तो ये मुझे उस तरह से क्लियर नहीं होता था, लेकिन अभी आपने इसको क्लियर किया है कि एक हमारे पास इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट है कि उसकी असेसमेंट के बाद एक कंटिन्यूअस प्रोग्रेस स्टूडेंट का जो है वो फीडबैक लिया जाता है, उसको मजीद फॉलो अप किया जाता है, फिर उसको असेस किया जाता है।
और सेकंड वन हमारे पास डेफिनेटली असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो हमारे पास समेटिव असेसमेंट है, जो टर्म के एंड पे होती है या ईयर के एंड पे होती है, जिसको रीअसेस नहीं किया जाता यूजुअली। एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग एक ऐसी असेसमेंट है कि जिसकी बेस पे बच्चा मजीद लर्निंग की तरफ हम उसे लेकर के जाएंगे, यानी जो उसकी रिमेनिंग एसएलओज हैं, जो स्ट्रगलिंग एरियाज हैं, उसको हम कंसीडर करेंगे और वो मजीद जाएगा। इसको मैं अगर डिस्टिंग्विश करना चाहूँ तो ये लाइक फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, आई थिंक सो कि ये वही चीज है। थैंक यू सो मच। जी सनोबर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात होगी। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट कि आपको ये चीज पहले बता के मैंने क्यों पूछी। असल में होता क्या है कि हम कंफ्यूज जल्दी हो जाते हैं ना समटाइम्स, कि हमारे पास एक टर्म किसी ने यूज कर दी, पीरियोडिक असेसमेंट, तो हम कहते हैं हमें तो इस असेसमेंट का पता ही नहीं था, हमने तो फॉर्मेटिव और समेटिव भी पढ़ी थी, ये पीरियोडिक असेसमेंट के आर फेमिलियर विद दीज। तो हम कहते हैं फॉर्मेटिव क्या होती है, हमें तो कभी इस बात का पता ही नहीं था। दिस इज मेंट फॉर, दिस इज द असेसमेंट meant for learn। तो आप सोचते हैं कि ये भी कोई नई टाइप्स ऑफ लर्निंग असेसमेंट्स हैं which we are not familiar at all। तो पर्पस ये है कि you need to know everything of something and something of everything, कि पीरियोडिक असेसमेंट हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट हो, या असेसमेंट फॉर लर्निंग हो, सबसे लेके जो है मंथली टेस्ट तक, ओरल से लेके रिटन तक, मेंटल मैथ से लेके नंबर प्रॉब्लम्स के टेस्ट तक, कुछ भी हो सकता है, वो लैंग्वेज के टेस्ट हो सकते हैं। ये वो असेसमेंट है जो फॉर्मेटिव है, फीडबैक भी दे रहे हैं, इंप्रूवमेंट भी चाह रहे हैं, करवा भी रहे हैं टू टीचर्स स्टूडेंट से फर्दर इंप्रूवमेंट। आज टेस्ट ठीक नहीं हुआ, अगले हफ्ते रीटेस्ट हो जाएगा, इंप्रूवमेंट कैसे हो सकती है, फीडबैक दे रहे हैं, स्ट्रेटजीज बता रहे हैं, टिप्स दे रहे हैं। अब आ जाती है एंड ऑफ टर्म असेसमेंट, हमारी समेटिव असेसमेंट, हमारा एग्जामिनेशन और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये वो चेक पॉइंट है जहां रुक के हमने देखना है कि अच्छा जी बच्चे कहां तक पहुंच गए हैं। इतना फॉलो अप करने के बाद, इतनी उनकी ऑनगोइंग मेंटोरिंग करने के बाद, उनको टिप्स देने के बाद, उनको फीडबैक देने के बाद, इतनी रिपीटेडली टेस्ट्स लेने के बाद, नाउ दिस इज द टाइम टू इवैल्यूएट देम। अब हम उनको असेस नहीं करेंगे, अब हम इवैल्यूएट करेंगे कि एंड ऑफ द टर्म आ गई है, अब हम जो एग्जाम ले रहे हैं, इस एग्जाम में वो कहाँ फॉल करते हैं, वो कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या वो जो हमारे सेट स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स अटेनमेंट थे, क्या वो उनको मीट कर रहे हैं या उससे बिलो हैं। अगर तो उसको मीट कर रहे हैं तो हमारे वो स्टैंडर्ड्स ऑफ अटेनमेंट जो हमने डिटरमिन किए थे, मींस के वो स्मार्ट थे। अगर वो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स उस लाइन से नीचे आ रहे हैं, नीचे फॉल कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो खड़ा होता है, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, वो उस प्लानिंग पे उठता है, वो उनके ऊपर उठता है कि क्या वो स्मार्ट थे, क्या वो रीजनेबल इनफ थे, कीपिंग द डेवलपमेंटल लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स इन व्यू। क्या हमने जो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स किया, जो हमने एसएलओज बनाए, क्या वो जस्टिफाइड थे या नहीं थे। आपको उसका रिफ्लेक्शन इस असेसमेंट्स और एग्जामिनेशंस के अंदर भी मिलता है। आई होप कि ये तीन टर्म्स जो आज हमने डिस्कस की हैं, ये कहीं भी किसी भी सिनेरियो में आपके सामने यूज होती हैं, तो यू पीपल विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि ये एक ही चीज के तीन नाम हैं और इनकी क्या स्पेशलिटीज हैं और ये क्या होती हैं, इनकी क्या प्रैक्टिकल वैल्यूज हैं, आपको ये सब कुछ पता होगा। इज इट सो? ओके, ठीक हो गया।
अच्छा जी, यहाँ तक हमने अपने स्कूल मैनेजर को इक्विप कर दिया कि उसको किसी भी स्कूल के अंदर जाके अपने स्कूल में वो ये इवैल्यूएट करके देखे कि पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, असेसमेंट्स की क्या बनी हुई है, क्या डिटरमिन हुआ हुआ है, कब असेसमेंट होनी है, कैसे होनी है, कहाँ जाना है, असेसमेंट फॉर लर्निंग कितनी दफा होनी है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कितनी दफा होनी है। ठीक है जी, अब ये वही सारी डिटेल्स हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो डायग्नोस्टिक है, फॉर्मेटिव है, डायग्नोज हो रही है उसके अंदर चीजें। एक मर्ज डायग्नोज होता है तो ही उसका ट्रीटमेंट होता है। तो हेयर वी हैव दैट पर्टिकुलर लिवरेज ऑफ टाइम। यहाँ हमारे पास कोई टाइम नहीं है। यहाँ हमने असेसमेंट के हमने जितनी मेहनत बच्चों के साथ कर ली, बार बार टेस्ट भी ले लिए, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स ओरल भी करवा दी, रिटन भी करवा दी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड चीजें भी करवा दी, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगी तो वहां पे आर या पार पता होगा कि बच्चे कहाँ पहुंचे। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर हम बात करें असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए तो ये डायग्नोस्टिक और फॉर्मेटिव होती है। दूसरा, हमने जिस तरह पहले भी कहा कि टीचर की भी असेसमेंट होती है, उसकी मेथडोलॉजी की, उसकी टेक्निक्स की, जो उसने पढ़ाया, जिस तरीके से पढ़ाया, ये उसको भी हमें असेस करके देता है। समेटिव असेसमेंट के अंदर जो है जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इसके अंदर बेसिकली हमारे पास इवैल्यूएशन का मार्जिन होता है कि हम इवैल्यूएट कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को। अच्छा, बेसिकली ये एक बड़ा ही डिटेल्ड प्रोसेस है। जैसे हमने पीडीसीए साइकिल को डिस्कस किया था कि वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये रुकता नहीं है। उसी तरह से हमने लर्निंग गोल्स को जब डिटरमिन किया कि स्टूडेंट्स के अटेनमेंट गोल फॉर दिस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर क्या होंगे, तो उसी से रिलेटेड हमने उसी की बेस के ऊपर हमने टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज बनाई। जैसे हमने एकेडमिक प्लानिंग में देखा, हमने उसी की बेस के ऊपर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स बनाए, हमने लेसन प्लानिंग की, हमने टॉपिक्स की सिलेक्शन की, हमने उसको डिलीवर किया, पेडागोजी सेलेक्ट की पर्टिकुलर वे में। जब टीचिंग लर्निंग हमने करवा दी, फिर हमने असेसमेंट एंड फीडबैक भी किया। असेसमेंट ली, फीडबैक दिया, उसके बाद दोबारा हम लर्निंग गोल्स की तरफ गए। और ये एक प्रोसेस फिर चलते ही जाना है क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। और ये कहाँ पे हम चला रहे हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर। ठीक है। फ्रेमवर्क ऑफ असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन क्या है? मैं क्विकली इसको सम अप कर दूं कि हमने बात स्टूडेंट लर्निंग आउटकम से या स्टूडेंट्स के अटेनमेंट स्टैंडर्ड्स, अटेनमेंट गोल से हमने बात शुरू की कि हमने क्या टारगेट्स रखे हुए हैं कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू, व्हाट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू बाय द एंड ऑफ टर्म और बाय द एंड ऑफ अ सेशन। उससे रिलेट करके हमारे रूब्रिक्स बनते हैं। रूब्रिक्स आर द स्टैंडर्डाइज्ड targets how we are going to evaluate our students। हम उनको कैसे assess करने जा रहे हैं, कैसे evaluate करने जा रहे हैं और SLOs। ये हमारे रूब्रिक्स जो है, ये प्रैक्टिसेस भी आपके साथ रूब्रिक्स की शेयर करूंगी जो नेशनल करिकुलम हमें दे रहा है रूब्रिक्स हर सब्जेक्ट के, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। कल हम इसके ऊपर प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। टुडे आई जस्ट वांट यू पीपल टू गेट familiarize with these or all concepts, और आप माशाल्लाह ऑलरेडी भी हैं काफी हद तक फेमिलियर। तो नई चीजें हमारे पास है, एरियाज, जिन एरियाज को हमें इवैल्यूएट करना है, असेस करना है, कितना कितना करना है और कैसे करना है। ठीक है, ये हम इसमें डिस्कस ये करेंगे। और उसके लिए जब हमने वो रूब्रिक्स बना ली हैं कि हम सपोज हम लैंग्वेज के अंदर टूल क्या होंगे, किन टूल्स को यूज करके हम अपनी वो पर्टिकुलर असेसमेंट बनाएंगे। अगर हम राइटिंग स्किल्स को रूब्रिक्स हमने बनाई है कि हमने अपनी असेसमेंट का 20% जो है वो राइटिंग असेसमेंट को एलोकेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर असेसमेंट टूल क्या होगा, किस टूल के थ्रू हम उस असेसमेंट को, उस कॉन्सेप्ट को इवैल्यूएट करेंगे, उस स्किल को इवैल्यूएट करेंगे। ये एक पूरा डिटेल्ड प्रोसेस है जिसको समझना। जी सोबिया, इंशाल्लाह ताला टुमारो वील बी डूइंग all thorough, you will be equipped inshallah taala। okay, तो इस प्रोसीजर
यही वो बेस है जिसको हमने अपने साथ लेकर चलना है। मैंने आपको लास्ट टाइम जब हमने एकेडमिक मैनेजमेंट का मॉड्यूल हम कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को जरूर ये बात कही थी कि इट विल गिव द फाउंडेशन और द बेसिस for the upcoming session which is assessment and examination. हम अपने students learning outcomes जब develop करते हैं, जो हमारे student learning outcomes for a particular session और for a particular developmental level होते हैं, उन्हीं के बेस के ऊपर हम डिलीवर भी करते हैं और उसी की बेस के ऊपर स्टूडेंट्स को असेस भी करते हैं। तो इस चीज को आपने रिकॉल रिवाइज करते जाना है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के लेवल्स क्या हैं, क्या क्या चीजें उसके अंदर आती हैं। अगर रिमेम्बरिंग है तो क्या फाइंड करना रिमेम्बरिंग है, नेम करना रिमेम्बरिंग है, आइडेंटिफाई किस लेवल पे होता है, हम किस किस लेवल की असेसमेंट डेवलपमेंट कर रहे हैं, कितने % हमारा पेपर जो होगा वो रिमेम्बरिंग बेस्ड होगा, कितने % उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग का पोर्शन होगा, कितना हम बच्चों को अप्लाई करवाने की तरफ लेकर जाएंगे। ये प्रोसीजर जो है आपको बताने का मकसद ये है कि बीइंग अ स्कूल मैनेजर आपने ये देखना है कि क्या स्कूल का जो एग्जामिनेशन बोर्ड है, जो आपका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, क्या वहां कोई ऐसी प्लानिंग हुई भी है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मिलता है तो जो ग्रेड लेवल का और एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो पेपर है उसके अंदर what types of questions will be there, किस किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, किन ग्रेड्स के बच्चों को किन किन सब्जेक्ट्स में हम किन किन कॉग्निटिव लेवल्स पे असेस कर रहे होंगे, क्या हम ऑल द टाइम, जैसे अभी हमारा पर्टिकुलर सिस्टम हमारा मेट्रिकुलेशन के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम रिमेम्बरिंग 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 और कहीं बहुत हो गया तो हम ज्यादा से ज्यादा हम अंडरस्टैंडिंग तक जाते हैं, उससे आगे शाज़ो नादिर ही कोई चीज शायद होती है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी प्लानिंग है, कोई ऐसा हमने डॉक्यूमेंट असेसमेंट डिपार्टमेंट को कहेंगे मुझे दिखाएं जी आप जो पेपर्स बनाने जा रहे हैं उसमें आप बच्चों को किस किस लेवल पे कितना कितना इवैल्यूएट करने जा रहे हैं, कैसी असेसमेंट उनकी आप लेने जा रहे हैं। तो इफ दैट डॉक्यूमेंट डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर तो हमारे स्कूल मैनेजर का काम है कि वो इस कल्चर को डेवलप करे। ये जो है कि हम इवैल्यूएट क्या करने जा रहे हैं और उस असेसमेंट के अंदर किस किस कॉग्निटिव लेवल का कितने कितने क्वेश्चंस होंगे, कितना कितना % हम अपने पेपर के अंदर इन लेवल्स को दे रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप हर चीज को आप क्रिएटिंग तक ही लेकर जाएं, बट एटलीस्ट आप अप्लाइंग तक तो चीजों को लेकर जाएं, या एटलीस्ट कहीं आप एनालाइज करवा रहे हो, कहीं पे आप जो है चीजों को अंडरस्टैंड करवा रहे हो, कहीं अप्लाई करवा रही हूँ, तो भी सामने रखेंगे और कुछ एग्जाम पेपर असेसमेंट्स को भी रखेंगे और फिर हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, काफी सारी चीजें असेसमेंट से रिलेटेड हमने डिस्कस करनी है। अब आपने बीइंग अ स्कूल मैनेजर ये देखना है कि आप जिस स्कूल में है वहां पे पेपर्स बन गए, आपने पेपर्स देखे, तो आपके पास ऐसी क्या यार्डस्टिक है जिसको आप सामने रखते हुए ये जज करेंगे कि क्या ये असेसमेंट्स जो है फिल करती हैं या नहीं करती हैं। ऐसी क्या इनग्रीडिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्विकली आप एक एक पॉइंट बता दें। वैसे तो इसके अंदर बहुत वास्ट एरिया है, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, बट मैंने उसको बहुत सम अप करके आपके लिए निकाला है और आप इसके अंदर फर्दर भी चीजों को देख सकते हैं। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जी ओके, सो थैंक यू सो वेरी मच, ठीक हो गया। सो कैरेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं, मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर हम काफी सारी चीजों को लेकर आ सकते हैं, बट वैलिडिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वैलिडिटी इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है
कि इसके अंदर हमें ये बताया जाता है, ये पता होना चाहिए कि what is supposed to be tested। ये हमने भी चूंकि पहले भी चीजें डिस्कस की हैं कि सबसे पहले तो हमारा इनसाइट क्लियर होना चाहिए कि what we are going to assess, what we are going to assess, ठीक है, क्या असेस करना है और इसका लिंक कहाँ पे जाएगा, हमारे स्टूडेंट्स अटेनमेंट्स टारगेट की तरफ। जो हमने टारगेट्स हैं, जो हमने सेट करके रखे हुए हैं, ये वैलिडिटी का लिंक डायरेक्टली उनके साथ है कि हमारे जो टेस्ट्स हैं, हमारी जो असेसमेंट्स हैं, उनमें हम क्या असेस करने जा रहे हैं। वो तमाम की तमाम चीजें जो हम असेस करने जा रहे हैं वो क्लोजली रिलेटेड होनी चाहिए टू आवर करिकुलम और आवर ऑब्जेक्टिव्स, आवर स्टूडेंट अटेनमेंट टारगेट्स और आवर एसएलओस। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने क्लासरूम के अंदर तो बच्चों को जस्ट बताया कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। सपोज आपने उनको सिखाया कि आप जो है अपनी सराउंडिंग से या सेंटेंसेस के अंदर आप नेमिंग वर्ड्स को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। अब ये आप उनको जस्ट आइडेंटिफिकेशन तक रखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जो है वो यही है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई नेमिंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस, बट आप जब असेस करते हैं उनको तो आप उनको कहते हैं कि जी यूज द नेमिंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। तो जब आपने उनको आइडेंटिफिकेशन के लेवल तक असेस करना था, तो ये अगर आप उनको अप्लाई करवा रहे हैं तो ये टेस्ट वैलिड कैसे रहेगा, इसकी वैलिडिटी क्वेश्चन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे असेसमेंट की जो या टेस्ट की असेसमेंट की जो वैलिडिटी है दैट इज एंटायरली रिलेटेड टू आवर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। हमने जो आउटकम डिटरमिन किया, सेट किया, हमने उसी स्कोप के अंदर रहते हुए अपने स्टूडेंट को असेस करना है, ना कि हम उससे बाहर चले जाएं। ठीक है, तो बेसिकली वैलिडिटी का मतलब है कि हम अपने एक स्कोप को डिटरमिन करें और स्कोप को डिटरमिन करने के बाद हम उसी स्कोप के अंदर रहते हुए उस टेस्ट को वैलिड बनाते हुए हम वो चीज बच्चों से करवा रहे हो। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से असेसमेंट मेजर्स इंटेंडेड कंटेंट, अभी मैंने इसका आपको बता दिया कि हम कैसे एसएलओस के साथ वो लिंक्ड है। ये आपको बताता है कि अगर तो वो लिंक्ड है आपके एसएलओस से तो ये वैलिड टेस्ट है आपका। What knowledge or skill does the students most need to perform successfully on this assessment? बच्चों के अंदर क्या स्किल और क्या नॉलेज लेवल होना चाहिए, किस लेवल पे उनको होना चाहिए इस असेसमेंट को करने के लिए। If the students perform successfully on this assessment, what does that mean? अगर तो वो जो हमारा सेट टारगेट है, अटेनमेंट टारगेट है, हमारा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है, अगर ये बच्चे हमारा टेस्ट उसके अकॉर्डिंग है तो इट मीन्स इट्स अ वैलिड टेस्ट। और उस वैलिड टेस्ट के अंदर अगर बच्चा बेस्ट परफॉर्म करता है तो व्हाट डज दैट मीन? डेफिनेटली इट वुड मीन दैट ही हैज ग्रास्प्ड द कॉन्सेप्ट वेरी वेल and he has achieved that particular level, whether it's the level of understanding or whether that is the level of application. तो एक वैलिड टेस्ट होना बहुत जरूरी है। इसी तरह से हम कहते हैं कि हमारे टेस्ट को रिलायबल भी होना चाहिए। रिलायबल किस तरह से होगा कि रिलायबिलिटी के अंदर आती है हमारी जो मेजरमेंट प्रोसीजर है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज डिस्कस की थी कि जितनी जल्दी बच्चे कॉन्सेप्ट्स को समझे बिना रट्टा लगा लेते हैं, क्रैमिंग कर लेते हैं, रोट लर्निंग कर लेते हैं, जितनी जल्दी करते हैं वो याद करते हैं उसको, उतनी जल्दी वो भूल भी जाते हैं। उनका फॉरगेटिंग स्पैन जो होता है वो भी उतनी ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है, फॉरगेटिंग प्रोसीजर जो होता है। तो रिलायबल कौन सी असेसमेंट रिलायबल होगी, कौन सा टेस्ट रिलायबल होगा जिसके अंदर ऐसी कोई चीज जो पढ़ाई गई और आफ्टर enough duration even the students have that in memory। और ऐसा कब होता है? when the concept is very much clear। ठीक है, एक ऐसी असेसमेंट को हम रिलायबल असेसमेंट कहते हैं
जिसके अंदर क्लैरिटी के साथ वो कॉन्सेप्ट्स असेस किए गए हों जिन कॉन्सेप्ट्स को समझा के टीचर ने पढ़ाया हुआ है. If they take the test on another occasion prior preparation, अगर तो समझ के पढ़ा गया, याद किया गया, that was not cramming or not learning, तो स्टूडेंट से वो टेस्ट आप जब भी लेंगे, जब भी आप वो पर्टिकुलर सवाल उससे पूछेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, वो whether it's MCQ based, whether it's fill in the blanks, whether whatever the type of question is there, short long है, developed accordingly, it designed accordingly, तो वो बच्चे से आप जब भी जिस भी टाइम पे करवाएंगे, विदाउट प्रेपरेशन भी करवाएंगे, तो वो उसको कर लेगा. जैसे मैंने अभी आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेमिंग वर्ड्स कही है, यही था, हमने उसको डिलीवर भी वैसा किया, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, इंस्टेड ऑफ मेकिंग द स्टूडेंट्स लर्न द डेफिनेशन के नेमिंग वर्ड, नाउन is a naming word, it is the name of a person, place or a thing, और फिर एग्जांपल्स भी पूरी क्लास ने सेम याद की होती हैं जो टीचर ने बोर्ड पे लिख दी होती हैं. अगर तो ऐसी चीज नहीं है, तो फिर बच्चे ने अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग की हुई है, तो डेफिनेटली उससे हम जब भी टेस्ट लेंगे वो वैसा ही परफॉर्म करेगा, और इट विल शो अस कि ये एक रिलायबल असेसमेंट थी. ठीक है, तो रिलायबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा असेसमेंट, हमारा टेस्ट जो भी हम लेने जा रहे हैं, बहुत रिलायबल, स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए. स्टैंडर्डाइज्ड हमारा ग्रुप ए के बच्चे आए, उनको हम कुछ और करवा रहे हैं, कोई और बेसिस पे टेस्ट ले रहे हैं, उनका जो टेस्ट है, हम जो टेस्ट आज उनका लिया, that was entirely on remembering level, और जब नेक्स्ट डे हमारा ग्रुप बी के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो हम उनसे उसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन लेवल इवैल्यूएट असेस करवा रहे हैं. तो ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट तो ना हुआ ना. स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट वो होगा जो आप सबके लिए सेम करते हैं. ठीक है, और फिर आप इस चीज को, और ये आपने प्री प्लान किया हुआ है ना, कि आपने कितने परसेंट जो क्वेश्चंस हैं या सम्स हैं वो रिमेम्बरिंग के लेने हैं, कितने आपके अंडरस्टैंडिंग के होंगे, कितने आपके एप्लीकेशन के होंगे, एंड सो ऑन. तो ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मूला होना चाहिए असेसमेंट का, जो सबको एक तरीके से इवैल्यूएट आप कर सकें और असेस कर सकें, कोई डिस्क्रिमिनेशन उसके अंदर ना हो, और ये बहुत अच्छे से एडमिनिस्टर हो जाए. Okay, this is all about practical approach of assessment. Practical होना चाहिए, practicality उसकी क्या होनी चाहिए. अगर हम assessment की practicality की बात करें, तो it involves all the procedure. कितना टाइम लगेगा उसको attempt करने के लिए, अगर डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें तो कितने टाइम में डेवलप हो जाएगा. अगर हम स्टूडेंट्स के एंड की बात करें, तो एक अच्छा प्रैक्टिकल असेसमेंट वो होता है जिसको अगर 40 मिनट्स का डिजाइन किया गया है, कीपिंग द स्टूडेंट्स लेवल इन व्यू, के स्टूडेंट्स का एज ग्रुप क्या है और वो किस लेवल के ऊपर हम उनको इवैल्यूएट असेस करने जा रहे हैं, और वो कितना ड्यूरेशन लगेगा उसको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में. इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जब हम ये चीजें, प्रैक्टिकलिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सो रिलायबिलिटी and practicality are the important features or characteristics for a good assessment or a test. इसी तरह से हम क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं एक असेसमेंट के लिए. बीइंग अ स्कूल मैनेजर, जब आप असेसमेंट्स को इवैल्यूएट कर रहे हो, आप देख रहे हो कि असेसमेंट्स आर देयर, तो हम बड़ा टेक्निकली इसको देखें कि a good assessment will definitely show both short and long term progress and predict future progress. जैसे हमने कहा कि it always remains in ongoing process.
तो इससे हमें लॉन्ग और शॉर्ट टर्म जो हमारे प्रोग्रेस गोल्स होते हैं वो अचीव होते हैं, हमें समझ आते हैं कि वो किस हद तक अचीव हो रहे हैं, और उसी की बेस के ऊपर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर प्रोग्रेस जो है वो स्टूडेंट्स की किस तरह से डिटरमिन की जा सकती है। इसी तरह से a good assessment will adjust in real time and scale levels, complexity का level, knowledge का level, demands और expectations जो है उनको वो real time scale करती है। इसी तरह से इट विल बी बेस्ड ऑन अ लर्निंग टेक्सोनॉमी, जैसे अभी हमने लिंक किया तमाम चीजों को अपने स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स के साथ, कीपिंग ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इन व्यू। कभी भी हम ओपन एंडेड असेसमेंट्स नहीं बना सकते कि कोई स्कोप ही नहीं है उसका, हम जब तक उसके लिए स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स डिटरमिन नहीं करेंगे, प्लान नहीं करेंगे, हम कोई भी चीज जो है वो असेस नहीं कर सकते। ठीक है, इट विल प्रोवाइड अ क्लियर सेंस ऑफ एग्जैक्टली व्हाट टू डू नेक्स्ट के हमेशा असेसमेंट जो है वो आपको स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देती है और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी नेक्स्ट वे आउट जो है वो सजेस्ट करते हैं और डिजाइन करते हैं, वेदर इट्स अ स्टूडेंट और अ टीचर। डोंट्स क्या है कि अ गुड टेस्ट और गुड असेसमेंट वोंट बी डिजाइन टू यील्ड अनयूजेबल और इररेलेवेंट डेटा। जैसे अभी मैंने बात की थी कि जितनी चीज हमने डिलीवर की है, जो हमारा स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है, जिस लेवल तक हम स्टूडेंट्स को लेकर जाना चाह रहे हैं, हम उसी लेवल के अकॉर्डिंग उसको असेस करेंगे। और जितना स्कोप है उस स्कोप ऑफ लर्निंग के अंदर रहते हुए हमें बच्चों को असेस करना होगा। हम कोई भी इररेलेवेंट कॉम्पिटेंसी, इररेलेवेंट स्किल, इररेलेवेंट कॉन्सेप्ट हम असेस नहीं करेंगे। दिस इज द सेलिएंट फीचर ऑफ गुड असेसमेंट। और क्या डोंट्स है जी असेसमेंट के? गुड असेसमेंट वोंट बी वाइडली मिसअंडरस्टूड बाय पेरेंट्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज एट लार्ज। इट वुड बी इजी टू कॉम्प्रीहेंड। मतलब एक पेरेंट को भी पता होगा कि बच्चों को किस किस ग्राउंड के ऊपर, किस किस बेसिस के ऊपर जो है असेस किया जा रहा है ऑन अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। इसी तरह से अ गुड असेसमेंट वोंट बी अ मैटर ऑफ पास और फेल। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी हम अपने बच्चों को इन असेसमेंट्स की बेस के ऊपर, पास फेल की बेस के ऊपर हम बच्चों को असेस नहीं करते। इफ वी हैव टॉट देम थ्रू कॉन्सेप्ट्स, तो हम उनको कॉन्सेप्ट्स के बेस के ऊपर उनको असेस करते हैं और फिर हम उनके ऊपर ये पास फेल का टैग नहीं लगाते। दिस इज really a question mark on our education system as well, कि हम अपने schools के अंदर अभी इन पास फेल के झमेलों से निकल नहीं पाए हैं। किसी हद तक कुछ schools ने इसके ऊपर भी काम किया है कि they are simply moving towards grading system, और grading के अंदर भी वो ऐसा नहीं करते हैं कि वो ग्रेड्स को बहुत ज्यादा हाईलाइट करके और उसमें स्टूडेंट और ऐसी चीजें स्टार्ट कर दें। बट दिस इज रियली अ मैटर ऑफ कंसर्न कि हम असेसमेंट को किस तरह से करें। साजिद साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी साजिद साहब प्लीज। थैंक यू। जो आपने कहा कि पास या फेल जो है इस पे नहीं होना चाहिए, तो फिर हमारे स्कूल सिस्टम में जो है वो तो लाजमी है हम इस चीज को, तो हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं इस चीज को। दूसरा ये कि जो इन कंट्रीज में अभी एग्जाम्स की जो फॉर्मल सिस्टम है वो खत्म हुई है, जिस तरह कनाडा है या और भी मुल्क है, फिनलैंड वगैरह, तो वो किस तरह करते इन चीजों को, एग्जाम्स को खत्म किया है और उनकी परफॉर्मेंस जो है पैसा में हम लोगों से ज्यादा अच्छी है। तो हम इस चीज को किस तरह मैनेज कर सकते हैं? थैंक यू। जी, एक तो पहली बात यह है कि दिस पास फेल कॉन्सेप्ट इज अ वेरी ओल्ड फैशन नाउ। ये अलग बात है कि हम इसके साथ बहुत ट्रेडिशनली स्टिक हुए हैं, लेकिन अगर आप अब्रॉड देखते हैं तो असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस की असेसमेंट जो है वो ज्यादा फोकस की जाती है और वो बड़ी कंटिन्यूअल
असेसमेंट होती है, वो पर्टिकुलर ऐसी असेसमेंट नहीं होती जो हम एग्जाम की सूरत में लेते हैं और हम उसको पास या फेल डिटरमिन अनाउंस कर देते हैं। हम उसके अंदर जो स्किल्स डेवलप करना चाह रहे हैं, हम उसको जिस जिस लेवल पे लेकर जाना चाह रहे हैं, वो उसके लिए कंटिन्यूअस उसकी ऑब्जर्वेशन की जाती है, कॉन्टिन्यूस। आई होप के साजिद साहब आपके यहाँ जिस तरह से मॉन्टेसरी के अंदर माशाल्लाह एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है विद कॉपरेशन और एफिलिएशन विद मल्टीप्लाइड, आपने जिस तरह से उसके ऊपर काम किया है, फॉलोइंग द गाइडलाइंस और फॉलोइंग ऑल द स्ट्रेंथनिंग पॉइंट्स, तो जिस तरह से वहां पे आप बच्चों को कंटिन्यूअस असेसमेंट उनकी कर रहे होते हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू जब हम कंटिन्यूअस असेसमेंट कर रहे होते हैं तो फिर वी डोंट नीड फॉर्मल एग्जाम्स और फॉर्मल असेसमेंट्स कि हमें जिसके लिए जिसके नतीजे के तौर पे हमें पास फेल को अनाउंस करना पड़ेगा, रिजल्ट्स देने पड़े। अभी कई स्कूल्स बाहर तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक एलिमिनेट होती जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे भी अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें तो यहाँ पर भी कई अच्छे बड़े स्कूल्स जो हैं वो अब ग्रेडिंग सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, और ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर ये पास फेल वाली बात नहीं होती है, और ग्रेडिंग भी वो कंटिन्यूअस ग्रेडिंग पे ऑब्जर्वेशन बेस्ड कि स्टूडेंट्स की ऑब्जर्वेशन, आप ओरल कम्युनिकेशन आप बच्चे का देखना चाहते हैं तो आप उस ओरल कम्युनिकेशन का एक रूब्रिक सेट कर लेते हैं। Whenever you are teaching something in the class, आप बच्चों को presentations assign कर देते हैं, उन presentations के जवाब में आप देख उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, आप कंटिन्यूस आप उनकी ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, आप उन्हीं रूब्रिक्स के थ्रू जो आपने रूब्रिक्स डिटरमिन किए, इंशाल्लाह कल मैं आपके साथ इस रूब्रिक्स पे ज्यादा डिटेल में बात कर सकूंगी, तो उन रूब्रिक्स को सामने रखते हुए आप जब रीडिंग करवा रहे हैं आप उसकी वैल्यूएशन बच्चे की उस बेसिस पे कर रहे हैं। आप अब देखिए हर हफ्ते भी अगर आप एक लेसन पढ़ा रहे हैं तो हर लेसन में बच्चे ने कैसी प्रेजेंटेशन दी, उसका ओरल कम्युनिकेशन कैसा था, उसका कॉम्प्रिहेंशन लेवल कैसा था, उसकी राइटिंग स्किल्स का क्या लेवल था, जब ये सारी चीजें आप ग्रेजुअली करते जा रहे हैं, रिकॉर्ड कीपिंग करते जा रहे हैं, तो यही सारी चीजें आप कंपाइल कर लेते हैं बाय द एंड, हाँ वो ग्रेड्स की सूरत में होती हैं, हाँ वो जो है कॉम्प्लीमेंट्स और कमेंट्स की सूरत में होती हैं, तो एटलीस्ट हमें उन असेसमेंट्स के अंदर टिपिकल पास फेल नहीं पड़ती। तो इस पे हम मजीद और भी बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी हम फर्दर मूव कर लेते हैं असेसमेंट के टूल्स की तरफ। अभी जिस तरह आपने कहा कि हम किस तरह से फिर इसको लेकर चल सकते हैं अगर हमने पास फेल भी अनाउंस नहीं करना, तो ऐसे कौन से वेज हैं, तो वो कुछ टूल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूं। जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ आप पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स की कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन ऑब्जर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो देखिए एक उसमें वे आउट होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है कि ये आप स्टूडेंट्स का बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं इन द क्लासरूम। हम सबसे ज्यादा देखें स्टूडेंट्स की स्किल्स के ऊपर फोकस करते हैं कि हमारा स्टूडेंट जो है वो टीम बिल्डर होना चाहिए, वो अच्छा टीम प्लेयर होना चाहिए, उसको प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, उसको अच्छा थिंकर होना चाहिए। हम स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन जब करते हैं हम ये भी देखते हैं कि क्या द स्टूडेंट इज एबल टू रीटेल द स्टोरी इन हिज और हर ओन वर्ड्स, क्या वो स्टोरी मेकिंग कर सकता है, क्या वो स्टोरी रिटेल कर सकता है, क्या वो मैथमेटिक्स के जो सम्स हैं वो खुद भी मतलब सॉल्व कर सकता है अदर देन द सम्स व्हिच आर गिवन इन द टेक्स्ट बुक। उसके अंदर रीजनिंग कितनी है, उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है। तो इन चीजों को इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास ये एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होने चाहिए, हमारा कोई बेंचमार्क होना चाहिए। बेंचमार्क हमारे वो स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारी स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस डिटरमिन करते हैं कि हमें कहाँ देखना है अपने स्टूडेंट्स को। तो अगर हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोफिशिएंट रीडर्स देखना चाह रहे हैं तो हम उसकी प्रोफिशिएंसी ऑफ रीडिंग जो है वो हर हफ्ते ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, और उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं, तो हम देखते जाएंगे बाय द एंड ऑफ टर्म उसकी प्रोफिशिएंसी किस लेवल तक पहुंच गई है, फिर फाइनल तक उसकी प्रोफिशिएंसी कहाँ पहुंची है। मैथ्स के हिसाब से अगर देखें तो उसको कितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग आई है, वो कितना अच्छा क्रिटिकल थिंकर बना है, उसमें रीजनिंग की कितनी पावर आई है। तो इन सारी चीजों को हम साइड बाय साइड लेकर चल सकते हैं।
ओरल की मैंने बात की, ओरल फ्लुएंसी को हम असेस कर सकते हैं, हम रीडिंग की फ्लुएंसी को असेस कर सकते हैं, और असेस करते जाना है ये उसी तरह से। क्योंकि हम असेसमेंट की बात कर रहे हैं तो ये वही है जो हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट है। हम बच्चों की रीडिंग को असेस करेंगे, उनको डायग्नोज करके बताएंगे दीज आर द एरियाज, अभी आपकी प्रोनाउंसिएशन में ये मसले हैं, अभी आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर राइटिंग में यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, इसको आप यूं बेहतर कर सकते हैं। तो ये वो असेसमेंट टूल्स हैं जो बच्चों को हेल्प करेंगे फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए। पीयर असेसमेंट करवा सकते हैं। समटाइम्स हम क्लासरूम के अंदर जो अपने स्टूडेंट्स होते हैं उसमें हम बच्चों के पेयर्स बना देते हैं कि एक ऐसा हमारा शार्प स्टूडेंट और एक वो स्टूडेंट जो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट है, एक दूसरे के साथ मिलके जब वो वर्किंग करते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ चली जाती हैं। तो ये असेसमेंट्स भी हमें हेल्प करती हैं, और इसके अंदर सुपरवाइज टीचर खुद कर रहा होता है। इसी तरह से हम प्रोजेक्ट्स असाइन करते हैं स्टूडेंट्स को। आप देखें कई स्कूल्स ऐसे भी हैं जो इवन इन प्रोजेक्ट्स को भी ग्रेड करते हैं। और इन प्रीवियस ग्रेड्स को भी जो है देखा जाता है, प्रोजेक्ट्स के भी मार्क्स ग्रेड्स लगाए जाते हैं कि किस तरह से कोई साइंस का प्रोजेक्ट दिया, सोशल स्टडीज का कोई प्रोजेक्ट असाइन किया, या लैंग्वेज का कोई प्रोजेक्ट असाइन किया, और उस प्रोजेक्ट को इंडिपेंडेंटली टीचर स्टूडेंट्स ने किस तरह से किया या ग्रुप के अंदर किस तरह से किया। अच्छा, जब ग्रुप वर्क भी हम बच्चों से करवा रहे होते हैं तो भी एक टीचर इतना विजिलेंटली ये नोटिस कर रहा होता है कि उस ग्रुप के अंदर कौन सा मोस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग और डूइंग प्रोजेक्ट स्टूडेंट लीस्ट एक्टिव है। तो इट्स ऑल अबाउट टीचर्स ऑब्जर्वेशन, टीचर की ऑब्जर्वेशन के ऊपर ये सारी चीज जो है ये डिपेंड करती है। इसी तरह से हम बात करते हैं असेसमेंट टूल्स के अंदर राइटिंग की, कि राइटिंग की हम असेसमेंट किस तरह से कर सकते हैं। फॉर्मल इवैल्यूएशन, जैसे मैंने आपको कुछ शेयर की थी लास्ट टाइम एकेडमिक्स मैनेजमेंट के मॉड्यूल के अंदर, कुछ आपको मैंने स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स दिखाए थे। तो उसमें देखिए राइटिंग में हमें बच्चा कहाँ चाहिए, हमें ये चाहिए कि जी बच्चा हमारा जो है वो ग्रेड 1 का जो बच्चा है हमारा, उसको इस काबिल हो जाना चाहिए कि he may write sentences 5 to 7 sentences suppose independently। उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर वो 2 syllable वर्ड्स या 3 syllable वर्ड्स को यूज कर सकता हो, वो किसी भी पिक्चर के ऊपर एटलीस्ट 5 to 7 तो जो हमारे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं उसी को सामने रखते हुए हम कंटिन्यूअस असेसमेंट बच्चों की कर सकते हैं इन क्लास, और उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिकॉर्ड जरूर हमने सारी चीज का रखना है, और उसी की बेस के ऊपर ही हमें बच्चों की इंप्रूवमेंट पता चलती है। और ये ही वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमें असेसमेंट से बताता है कि वेयर आर द गैप्स एंड व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू फिल द गैप्स। इसी तरह से असेसमेंट्स के अंदर हमारी कुछ रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स आइटम्स होती हैं। हम जब असेसमेंट्स बनाते हैं तो समटाइम्स हम कुछ सेमी ऑब्जेक्टिव आइटम्स भी ऐड करते हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के आइटम्स ऐड करते हैं, कुछ सब्जेक्टिव आइटम्स ऐड करते हैं। अब ये सब कुछ हम जो वैरायटी हम दे रहे हैं, इस वैरायटी का पर्पस क्या है? पर्पस वही है कि जो अटेनमेंट टारगेट्स सेट हुए हैं उन्हीं तक पहुंचाने के लिए बच्चे को हमने लर्निंग करवाई, और अब हम उन्हीं बेसिस के ऊपर उसको वैरायटी ऑफ टूल्स को यूज करते हुए हम उनको असेस करना चाह रहे हैं कि क्या ये सारी चीजें वाकई अच्छा जी, ये एक डिटेल्ड पॉइंट है, इसको मैं चाहूंगी कि हम कल डिस्कस करें। तो चूंकि इट विल टेक टाइम और इस पे आपकी मुझे कंसंट्रेशन भी चाहिए, और अभी चूंकि टाइम हो गया है तो आप लोग ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। मुझे काइंडली ये बताइए कि अभी तक हमने जितनी चीजें आज डिस्कस की हैं, जी आतिरा प्रीवियस स्लाइड कौन सी प्रीवियस कह रही हैं माय डियर? जी डियर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, ओरल रीडिंग, ओके सनोवर, थैंक यू। जी आतिरा, मुझे काइंडली बताइएगा विच स्लाइड यू आर टॉकिंग अबाउट, इज दिस वन?
ओके, थैंक यू सो वेरी मच। जी आतिरा, आप इससे भी पिछली स्लाइड की बात कर रही हैं? ओके, सो ये सारे असेसमेंट टूल्स है माय डियर, जिसमें मैंने कहा कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड हो सकता है, आप बच्चे का बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं क्लास में, आप कोई बेंचमार्क्स बना के स्टैंडर्ड्स अपने जो सेट करते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, उसके अकॉर्डिंग आप उसको असेस कर रहे होते हैं, आप ओरल उसकी फ्लुएंसी चेक करना चाह रहे हैं सपोज, तो आप जब भी ओरल रीडिंग करवाएंगे क्लास में, अब हर हफ्ते आप लेसन तो पढ़ाएंगे ना, तो आप उस लेसन की जो ओरल रीडिंग आप करवाएंगे, आप उसकी ओरल फ्लुएंसी का एक रूब्रिक होगा, उस रूब्रिक के अकॉर्डिंग आप उसको असेस करेंगे, और हर हफ्ते कर रहे हैं आप, सपोज हर हफ्ते भी अगर आप कर रहे हैं तो आप उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं, उसकी वीकनेसेस फ्लुएंसी के अंदर आप उसको गाइड कर रहे हैं कि ये आपके एरियाज टू वर्क है, प्रोनाउंसिएशन है, वोकैबुलरी है, या सेंटेंस स्ट्रक्चर है, या जो भी चीजें हैं, और फिर आप उसको गाइड करके इंप्रूवमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो आप उसको ये नहीं कह रहे कि यू आर फेल बिकॉज योर फ्लुएंसी इज अफेक्टेड। तो हम पास फेल के झमेले से निकल के हम ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ असेसमेंट टूल्स ऐसे हैं which help us to assess the students on continuous basis. ठीक हो गया? I hope my dear all that the things which we have discussed today are clear from my side. If you have any ambiguity, you are always welcome to please let me know. और दूसरा ये कि स्कूल मैनेजर ने इन चीजों को कॉम्प्रीहेंड करके स्कूल के डिसिप्लिन के अंदर जाके किस तरह से वहां ये चीजें देखनी है कि आर दे एग्जिस्टिंग ओवर देयर और नॉट, और इफ दे आर नॉट एग्जिस्टिंग देयर तो उसने इन चीजों को बनाना है और बताना है और फिर उन चीजों को अप्लाई करवाना है और फिर इवैल्यूएशन में जाना है। दिस इज द एंटायर प्रोसेस। I hope things are clear. So this was all from my side. Anything from your side? क्विकली मुझे कोई एक दो लोग अगर वॉलंटरली बता दें प्लीज। जी साजिद साहब, जो भी मुझे एक दो लोग प्लीज बता दें कहीं कोई क्लैरिटी और रिक्वायर्ड है, या वी कैन मूव टुवर्ड्स एंड। जी साजिद साहब प्लीज। थैंक यू। जो चीज़ें आज डिस्कशन हुई वो बहुत लैग करती है हमारे स्कूल में एग्जामिनेशन सिस्टम में, और जिस तरह आपने मोंटेसरी का कहा तो वाकई उसका बहुत फायदा है। और मैंने जो सजाद वहीद साहब से डिस्कस भी किया हुआ है कि हम उस सिस्टम को क्लास 1 में लेके जा रहे हैं कि हम फॉर्मल असेसमेंट के साथ कंटिन्यूअस असेसमेंट जो है उनको साथ लेके जाए। और मेरा एक रिक्वेस्ट होगी मल्टीप्लाइड से कि जो चीज़ें आप लोगों ने आज डिस्कस की, क्योंकि मल्टीप्लाइड का एक टेक्नोलॉजी के ऊपर भी वो काम कर रहे होते, तो इसके लिए कोई ऐसी सॉफ्टवेयर जो है वो डिजाइन कर दे। क्योंकि अगर मैं एज ए स्कूल मैनेजर मैं देख रहा हूँ कि हमारी किसी भी क्लास की अगर हम ले ले ग्रेड 5 की साइंस की कॉन्सेप्ट ले ले कि वो रिमेम्बरिंग बेस पे कहाँ पर लाई करती है, वो एप्लीकेशन लेवल पर किधर है, वो किधर है, तो उसको मुझे खुद अपने लिए डेटा को जब हम कैलकुलेट करें तो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट बनाने में वो बहुत ज्यादा टाइम लेती है। इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर जो है वो बननी चाहिए। तो मल्टीप्लाइड की चूंकि एजुकेशन पर भी और टेक्नोलॉजी दोनों जो है वो उसमें अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल पर ये मौजून इदारा है कि उसके ऊपर कोई सॉफ्टवेयर बना के दे दे ताकि स्कूल के लिए बहुत आसानी हो जाए इसके लिए। थैंक यू। Yes, Aziz Saab, thank you so very much. Inshallah, we will definitely be looking into this matter because we have already these things in our queue. तो थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, आमिना सैयदा आप पूछ रही हैं डिफरेंस बिटवीन ओरल फ्लुएंसी एंड ओरल रीडिंग। माय डियर, ओरल फ्लुएंसी इज अ पार्ट ऑफ oral reading na. Fluency is basically the speed on which you speak a language. It should neither be too fast nor too slow. तो फ्लुएंसी तो आपकी स्पीड है, स्पीकिंग की स्पीड है, ठीक है। और रीडिंग जो है, रीडिंग इज टू रीड पर्टिकुलर टेक्स्ट और कंटेंट। तो जब हम ओरल फ्लुएंसी की बात करेंगे तो उसमें हम बच्चों का ये असेसमेंट लेंगे कि जो आइडियाज उनके माइंड में आ रहे हैं, आप एक पिक्चर दिखा के जैसे बच्चे को कहते हैं इसको डिस्क्राइब करो अपने वर्ड्स में, तो वो हम फ्लुएंसी देख क्या के बोल रहा है, ये वो फ्लुएंटली अपने आइडियाज जो है वो
आपको बता पा रहा है, ठीक है। और रीडिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि वो कितना फ्लुएंटली रीडिंग कर रहा है, उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है और उसके पॉजेस किस तरह से वो ले रहा है, और ये सारी चीजें। तो ओरल फ्लुएंसी जो है वो ओरल कम्युनिकेशन वाली फ्लुएंसी मैटर करती है, और रीडिंग वाली जो है वो रीडिंग से रिलेट करके करती है। तो ये सारे अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूब्रिक्स हम इन चीजों को असेस कर सकते हैं। और इंशाल्लाह टुमारो विल बी डिस्कसिंग द रूब्रिक्स, कि वो रूब्रिक्स कैसे होने चाहिए, और रूब्रिक्स बनाए कैसे जाते हैं, उनको इवैल्यूएट कैसे किया जाता है। थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू।